बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। कुछ खबरें भी हम डिस्कस करेंगे एज़ यूजुअल, और इसके साथ साथ अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले आज के पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं और जानते हैं मौसम कैसा है। मायदा इस वक्त बाहर मौजूद है। मायदा, बताइए शहर का मौसम कैसा है और 24 घंटे मौसम कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? जी बिल्कुल है ना, एक नई सुबह का आगाज़ करते हुए लाहौर के मौसम की बात करें तो लाहौर का मौसम आज खुशगवार है। धूप निकली हुई है लेकिन उसके साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। जो धूप की शिद्दत को, उसमें जो गर्मी, हबस और तपिश महसूस की जा रही थी पहले, वो उसको कम कर रही हैं। महकमे मौसमियात की जानिब से कुछ बात करें दर्जा हरारत की, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके साथ अनहेल्दी 173 एयर क्वालिटी इंडेक्स भी रिकॉर्ड किया गया है। क्योंकि बारिशें अभी तक नहीं हुई तो फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो डेली बढ़ते हुए नज़र आ रही है। जैसे ही बारिशें होंगी इसमें भी नुमायाँ कमी देखने में नज़र आएगी। इसके साथ माहिरीन की जानिब से भी कुछ एहतियाती तदाबीर हमारे शहरियों को की गई है कि जब वो घरों से बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ अपने फेस को जो है वो कवर करके निकलें, ताकि इस फ़िज़ाई आलूदगी से फैलने वाली बीमारियों से बचा जा सके। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ, फ़िलहाल तो जो है वो 10% बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं, लेकिन लाहौरियों के लिए वीकेंड जो आने वाला है वो खुशगवार होने वाला है। क्योंकि बारिश की प्रेडिक्शन कर दी गई है कि आइंदा हफ्ते में जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और शहर का मौसम जो है वो और खूबसूरत हो जाएगा, और लाहौरी इस मौसम को खूब इंजॉय करते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है जी मायदा, थैंक यू सो मच। और मौसम में तब्दीली तो हम अभी से ही देख रहे हैं और आने वाले हफ्ते में मजीद बताया जा रहा है कि मौसम में खातिर खा तब्दीली जो है वो आएगी। लेकिन एक साथ ही साथ आप लोगों को मैं ज़रूर रिक्वेस्ट स्पेशल करूँगी, मौसम में तब्दीली के साथ इसके असरात भी जो रूनुमा होते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बुखार, जिस्म दर्द की शिकायत के साथ परेशान हैं, और फिर कोविड हमारे साथ डेंगू, और इसकी वजह से लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। खैर, ये हमने आगे चल कर डिस्कस करना है जो मौजूदा सूरत हाल है। पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर, अस्पतालों में डेंगू मरीजों की गुंजाइश खत्म हो गई है। डेंगू मच्छर शहर में दहशत फैलाने लगा है। नाबीना अफराद मुतालिबात के लिए सड़कों पर आ गए। महंगाई के तूफान ने गरीब को लपेट में ले लिया। और बेकारी माफिया के खात्मे के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया गया। आज की टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। अपनी खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे, क्या हाल चाल है आपकी? दुर्रे नायाब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है जी डेंगू की सूरत हाल के हवाले से। बुखार, जिस्म दर्द के अलामात पर फौरी टेस्ट करवाएं, तिबी माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है। और मैंने थोड़ा सा रिलेट किया, मौसम की तब्दीली के साथ भी लोगों को ये शिकायत हो रही हैं, तो क्या अब हमें इन शिकायत के साथ सभी को डेंगू टेस्ट कराना है? सवाल ये पैदा होता है कि डेंगू टेस्ट की फैसिलिटी आम है अस्पतालों में, आराम से तमाम लोग जो जा रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है? अच्छा जी, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि डेंगू की जो फैसिलिटी है ख़ासतौर पर ट्रीटमेंट की, एक तो वो तकरीबन नापैद होती जा रही है, और जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जितने बेड्स लगाए गए थे वो तमाम जो है वो फिलअप हैं इस वक्त। और बजाय कि हुकूमत इस चीज़ पर जोर दे के नए डेंगू वार्ड्स को क्रिएट करे, एक्सपो सेंटर में जिस तरह इन्होंने कोरोना में बनाया था बड़ा इमरजेंसी हेल्प सेंटर, इस पर बनाना चाहिए। और सेकेंडली, हर हॉस्पिटल के अंदर, हर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर, प्राइवेट टीचिंग कॉलेज के अंदर, इवन के जो आपकी जितनी भी लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनको पाबंद करना चाहिए। जिस तरह गुज़िश्ता माजी हुकूमतों में होता रहा है कि आपने एक 90 रुपये फ़ीस मुकर्रर कर दी थी, और फिर वो डेंगू टेस्ट चाहे वो सरकारी लेबॉर्ट्री है, गैर सरकारी है, मल्टीनेशनल है, कोई नेशनल है, वो पाबंद थे कि 90 रुपये का टेस्ट होना चाहिए। लेकिन इस वक्त हालात क्या है? हालात ये हैं कि इनको अभी तक यही नहीं पता लग रहा कि हमने डेंगू एपिडेमिक से लड़ना कैसे है। फिर कोरोना के साथ साथ तवज्जो देते हुए ये बाकी सारी चीज़ें भूल गए, और अब हालात ये है कि इनके पास फैसिलिटीज़ जो आपकी हेल्थ की है, ट्रीटमेंट की, वो नापैद हो गई है। और आपकी जो बाज़ार में अद्वियात हैं
वो गायब होना शुरू हो गई हैं। इवन के पैनाडोल की जो गोली बुखार के लिए और आपकी दर्दों की लामत के लिए ली जाती है, और जो सबसे ज़रूरी होती है, डॉक्टर सबसे पहले आपको लो फीवर में आपको ये दवाई देते हैं, वो भी तकरीबन जो है वो शॉर्ट होती जा रही है। और आहिस्ता आहिस्ता यही लोगों ने, जो माफिया हमारा है, जो तो महंगाई पैदा करने में मुआविन कार साबित होता है, इन्होंने ये दवाई मार्केट से गायब कर देनी है। उसके बाद सरकार क्या करेगी? सरकार के पास बी प्लान क्या होगा, आगे किस तरह से लोगों को फैसिलिटी देंगे? अब 3 टास्क है। एक तो बुनियादी अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाना इस डेंगू सिनेरियो के दौरान, 90 से 100 रुपये 120 रुपये की हद तक टेस्ट की फैसिलिटी जो है ना वो मैक्सिमम प्रोवाइड करना शहर में हर जगह। तीसरा, अगर किसी की सेहत हालत बिगड़ती है तो फिर उसके लिए कम से कम सरकारी अस्पतालों में स्पेशल डेंगू वार्ड्स को बढ़ाना। अब इन तीनों पे कितना काम हो रहा है वो तो हम रोज़ खबरों में पढ़ भी रहे हैं, अखबार में लिख भी रहे हैं, आपकी खबरें टीवी पे भी चल रही है। सरकार की तवज्जो कहाँ है, सरकार किस पे कहाँ तवज्जो दे रही है? मुझे अभी जो काम नजर आ रहा है ना, स्क्रीन पे नजर आता है कि 5000 कुछ मकामात पर सर्वेलेंस की गई और फलानी यूसी में इतनी सर्वेलेंस की गई। इन बुनियादों पर अगर सर्वेलेंस की जा रही है तो फिर ये केसेस क्यों नहीं थम रहे? आप देखें ना, बरसात खत्म हो गई है। हाँ। ये काम हमेशा बरसात से पहले शुरू किया जाता था। आपने 3 महीने बरसात का सारा ज़ाया कर दिया। ना इनको सर्विलेंस याद आई, ना महकमा माहौलियात की टीमें एक्टिव हुई, ना सेक्रेटरी साहब खुद निकले, ना कोई बात हुई। और आज जब महकमा ने ये अनाउंस कर दिया है कि मानसून बहुत बेहतरीन तरीके से इख्तिताम पजीर हो गया है, इनको सर्विलेंस याद आ गई है। अब आप बताएं, बारिशों के दौरान जहाँ पे पानी मौजूद रहा, जहाँ पे हॉटस्पॉट बन गए, छतों पे, वाटर कूलरों पे, कोनों पे, खुदरों पे, पंडालों के पास, उस दौरान जो वहाँ पे मच्छर परवरिश पा गया उसका मदावा कौन करेगा? और अब आप उसको तो तल्फ करने की पोजीशन में रहे, वो तो अब जवान हो के आगे निकल के परवान चढ़ गया है और दहशत की तरह लाहौर शहर में दंदनाता फिर रहा है। इसमें भी 50% जिम्मेदारी तो शहरियों की आयद होती है, हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन उस जिम्मेदारी आयद होने से पहले जो सरकार की जिम्मेदारी थी वो कितनी को अदा की गई? माजी में हमने देखा कि वो स्पेशल मछलियां कुछ खास किस्म की छोड़ी जाती थी तालाबों में, जो कि इस लार्वा को खा लेती थी और तल्फ करने में मदद देती थी। अब मैंने कुछ ऐसी प्रैक्टिस देखी नहीं कि कहीं पर ये प्रैक्टिस की जा रही है। तो आप किस इदारे को उठा के देख लें ना, आप अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात कर ले, आप डिप्टी कमिश्नर लाहौर के स्कॉट्स की बात करें, आप डेंगू स्कॉट्स की बात कर रहे हैं, और अब आपने इशारा दिया जो PHA का किरदार था कि लाहौर शहर के अंदर फवारों के, तालाबों के, झीलों के अंदर वो तलापिया मछली थी एक, मेरा ख्याल वो छोड़ा करते थे, और वो मछलियां जो है वो बिफोर टाइम छोड़ी जाती थी। वो मानसून से पहले छोड़ देते थे ताकि जितना पानी ज्यादा जमा हो उससे पहले वो मछलियां जो है वो लार्वे को खत्म कर दें। लेकिन इस दफा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फिर आप जिम्मेदारी डालेंगे, PHA कहेगा जी कि हमें तो महकमा माही परवरी ने वो मछलियां ही नहीं फराहम की जी, चले जी उनकी बात भी करने कि उन्होंने कितनी को फराहम की। तो कोई इदारा भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में आपको संजीदा दिखाई नहीं देता। अच्छा, मुझे तो अब ये खौफनाक सूरत हाल लग रही है। शहर के 9 बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं जहां पर अब बेड्स ऑलमोस्ट भर चुके हैं और मरीजों के लिए जगह नहीं है। आप प्राइवेट का भी हाल देख लें, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल, महंगे से महंगे हॉस्पिटल में भी इस वक्त बड़ी तादाद में जो है वो मरीज मौजूद हैं। और जो जितना आपको पता है ना कि उमरा और शोरफा में शरीक होता है, कितने मुतासर हो रहे हैं, फिर आपको ये चीजें ज्यादा परेशान करने लगती हैं जब आपके इर्द गिर्द लोगों की। अच्छा, आपने जो पहली बात की मौसम की तब्दीली थी जी, हल्का सा जुकाम हुआ, बुखार हुआ आपको और आपको ठंड लगी तो वो ठीक हो गया। लेकिन जो स्वेयर वीकनेस, जो जिस्म के अंदर दर्दों की अलामात हैं, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के पेन है, वो तो इशारा देते हैं। डेंगू से मुतासिर हुए वो बता रहे हैं कि किस शदीद नौयत की तकलीफ होती है। आप वो इशारा देते हैं कि आप इसका डेंगू टेस्ट कराएं। अच्छा, एक चीज़ आपने और भी मिस की होगी मैं इस 3 साल की इस हुकूमत के अंदर, कि जगह जगह जो स्प्रे होता था, जो धुआं मारा जाता था, उसके अंदर आप दवाई डालते थे, और दवाइयाँ जो है वो हर टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के पास, दफ्तरों में, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तरों में, इवन के वासा के पास, PHA के पास, मशीनरी मौजूद है। हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स जैसे न्यूज़ नाइट होता है, आखिर क्यों उसमें बताते हैं, दिखाया जाता है जी बाकायदा तौर पर कि जो डेंगू स्क्वाड की गाड़ियां थी उनके क्या हालात है, जो मशीनरी करोड़ों रुपए की मशीनरी उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, और वो इस वक्त डंप हुई है, वो इस वक्त अपने स्टोर्स में पड़ी है, गल सड़ रही है। इसको कहते हैं माले मुफ्त दिले बेरहम। खैर, बड़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज हम तक आई है जी, आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर हम आपके साथ अपडेट्स शेयर करते रहते हैं, न्यूज आप तक पहुंचाते रहते हैं। वहां पर कुछ आपके पास ऐसी दिलचस्प खबरें भी हमारे पास आती हैं जो आपके साथ शेयर करना। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के
बाद जी आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और वक्तन फ़वक्तन हम देखते हैं जी शहर में एहतजाज होता रहता है, कभी स्टूडेंट्स, कभी मेडिकल के स्टूडेंट्स, कभी डॉक्टर्स। और इस दफ़ा जिस एहतजाज की हम बात करने वाले हैं वो हैं जी नाबीना अफराद, जिनको हम देखते हैं कि ये लोग भी टाइम टू टाइम अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। मॉल रोड पर इनका धरना जारी है और ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर है। मॉल रोड पर एहतजाज वैसे ही हम देखते हैं कि किसी भी किस्म का एहतजाज लोग प्रेफर करते हैं कि जी मॉल रोड पर एहतजाज किया जाए। अब ये जो धरना दिए नाबीना अफराद बैठे हैं, नाबीना अफराद के मुतालबात कभी भी नहीं माने जाते। हमेशा इनको हम देखते हैं कि कुछ अरसे बाद ये लोग सड़कों पर मौजूद होते हैं। क्यों इनके साथ, ये स्पेशल लोग हैं, इनके साथ तो ये सलूक किया ही नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मैं ये खबर पढ़ते हैं ना सोच रहा था कि नाबीना अफराद, बड़ी हुकूमतें आई गई बदल गई, हम बहुत सारी हुकूमतों की अच्छी बात भी डिस्कस करते हैं, बुरी बातें भी डिस्कस करते हैं, और जो चीज़ें अच्छी अडॉप्ट करते हैं वो भी बात करते हैं। इस जो सेक्टर है हमारा, माजूर अफराद, नाबीना अफराद हो गए या ख्वाजा सा कम्यूनिटी हो गई, इनके मुतालबात हमेशा ही बेचारे जो है ना वो सड़कों पर रहते हैं। और कभी ये मेट्रो बस बंद करके धरना दे रहे होते हैं, किसी वक्त ये माल रोड पे पहुंच जाते हैं, सेक्रेटेरिएट के बाहर, हर जगह, हर पॉसिबल जगह पे इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और इनके साथ वादे करके इनके साथ जितने भी आपने तिफल तसलियाँ दे के इनको उठा तो लेते हैं, लेकिन इनके मुतालबात माने नहीं जाते। मुतालबात हैं क्या? मुतालबात कोटे के मुताबिक उनकी जॉब्स हैं, मुतालबात कोटे के मुताबिक जो बंदे भर्ती हैं उनकी प्रमोशंस हैं, या उन लोगों के लिए सीटें बढ़ाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। क्योंकि अब वक्त के साथ साथ देखें आबादी होती है, नबीना मजदूर अफराद की तादाद भी बढ़ जाती है, और ये कुदरती अमल है ना, इसमें किसी हुकूमत का या किसी पे डालने की बात तो नहीं है कि आप ये भी डाल दें कि पिछली सरकारी हुकूमत ने ये कर दिया था तो लिहाजा इनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। भाई अब तो आपकी बारी है, आप उनका राइट दें। अगर उनका 1% 2% कोटा है उसको 1% और एनहांस कर दें। जो लोग ऑलरेडी नाबीना पोस्टों पे, कोटों पे बैठे हैं, उनकी प्रमोशन बनती है तो वो ड्यू प्रमोशन उनको दे दें। ये मामूली सी बातें अगर किसी को समझ आ जाएं तो मैं कहता हूं कि ये मामलात सड़कों पे आई ना। लेकिन इनको चूंकि कम तादाद में है, अब मजबूर है, लाचार है, नजर इनको आ नहीं सकता, तो हुकूमत और पुलिस भी इनको रोज खिलाई रखती है, जहाँ मर्जी बैठते हैं तो बैठ जाते हैं। तादाद में बैठे हैं लोग, हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, अभी भी मौजूद हैं, कल से ये लोग एहतजाज करें। तो इस तरह से अगर रियासत इनकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हुकूमत इनकी बात सुनने को तैयार नहीं, फिर कौन है इनकी बात? देखिए ना, अब यही तो बातें मैंने जितना डिटेल में ये ब्रीफ किया है कि इनके मुतालबात कोई ऐसे मुतालबात नहीं है कि आप कहीं खुदा ना खास्ता ये रियासत के खिलाफ कोई मुतालबात कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता ये कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अगेंस्ट है, या कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसमें किसी भी चीफ सेक्रेटरी की, किसी भी सेक्रेटरी की, किसी भी सरकारी मुलाजिम की, किसी भी पुलिस अफसर की जो है वो हतक इज्जत हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, एक जायज़ मुतालबात हैं, आपने कितनी बार माने भी हैं, आपने इनको तसलियाँ भी दी हैं, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो वही बाबू जो दफ्तरों में बैठे हैं वो इनके साथ नारवा सलूक करते हैं। और अभी तक यहाँ पर कोई इनसे बात करने भी नहीं और इनके साथ बात करने कोई नहीं आता। हालात ये हैं कि इस वक्त तक, फिर मैं बात करूंगा, अगर आइडियल एडमिनिस्ट्रेशन होती तो डिप्टी कमिश्नर या डीआईजी लाहौर जो है वो पहुंचे होते, और माजी में होता रहे। और ये मुज़ाकरात और ये करते करते एक आपको याद है कि एक डीआईजी ने अपनी जान भी गंवा दी। तरफ आने वाली थी कि अब मॉल रोड एहतजाज की जगह, जहां पर हम कहते हैं जी एहतजाजों पे पाबंदी है, दफा 144 नाफिज है, अब किसी को ये भी परवाह नहीं कि यहाँ पे नाबीना अफराद बैठे, चलो उनकी तो कोई फिक्र नहीं कर रहा, लेकिन आपकी शहर की मेन शाहराह है जो कि ब्लॉक है। आपको याद है कि ये सेंसिटिव एक दिन धरना जब हुआ था तो उसको उठाने ही तो कैप्टन मुबीन साहब शहीद गए, और वहाँ पे फिर शहादत का उनको रुतबा मिला। वो तो ये चले एक अलग अल्लाह ताला की तरफ से इनाम का फैक्टर है, लेकिन सेंसिटिविटी क्या है इस चौक की? और आज 2 दिन हो गए यहाँ पे कोई आ नहीं रहा। मैं बड़ा वैसे माजरे के साथ ये बात करूँगा, मुझे करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इस गवर्नमेंट के ये वतीरा है, वो कहते हैं कि इनको बोलने दो, इनको जो कहते हैं कहने दो, साफी बोलते हैं बोलने दो, इनको लिखने दो, कोई मसला नहीं है, हमें टेंशन नहीं लेनी, टेंशन देनी है बस। रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की है कि इस शाहराह को, जो कि इतनी अहम शाहराह है, बिल्कुल, अगर यहाँ पर धरना हो तो आपके इर्द गिर्द की सारी शाहराएं बंद होकर रह जाती हैं। जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी, प्राइमरी जिम्मेदारी जो है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर की होती है। आपको याद है कि जब शेरावाला गेट पे कुछ दिन पहले उस्मान बुज़दार साहब आए तो वहाँ पे ताजर एहतजाज कर रहे थे। उनके आने से चंद लम्हों पहले डिप्टी कमिश्नर साहब ने, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल उनके तल्ले ही किए तकरीबन, और एहतजाज खत्म करा लिया, क्योंकि वहाँ पड़ जल रहे थे ना। वहाँ पे थोड़ी देर बाद वज़ीर आला आ रहे थे, और अगर वो देखते कि ये मॉब इकट्ठा हुआ है तो सुबकी होती और उनकी खींचातानी होती, लेकिन वहां परवाह थी। अब यहाँ उनको पता है कि ना किसी ने आना है, ना वज़ीर आला साहब का कोई गुजर होना है, या पता नहीं होना है नहीं होना, उनके नोटिस में बात आनी है नहीं आनी,
यहाँ पे कोई बाबू नहीं आ रहा। और ये असूली तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि इनके मामला सुने, इनका एक वफ्द बना के मुतलका जो सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं या सीएम ऑफिस है, वहां तक उनकी बात को पहुंचाए और वो डेलीगेशन अपने मुज़ाकरात करे। अगर वो मुतमईन हो तो ये धरना को खत्म करें। और ऐसा भी नहीं है कि उस जगह पर धरना दिया जा रहा है जो कि किसी की नजरों से ओझल है। यहाँ पर तमाम हमारी बड़ी बड़ी इमारत मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों का आना जाना भी समझ नहीं आ रही कि ये चंद नाबीना जो लोग हैं बेचारे, इनके मुतालबात ना मान के कौन सी जंग फतह की जा रही है और कौन सी सरकार की या हुकूमत की अना को तस्कीन मिल रही है। ये तो बहुत मामूली सी बातें होती हैं, किसी भी सरकार के लिए पीनट्स की हैसियत रखती हैं कि अगर किसी को देना है, नहीं देना, नवाजना है, नहीं नवाजना। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे फैसले हो जाते हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे ऐसी ऐसी चीज़ों पे फंड्स लगा दिए जाते हैं कि हम सारा दिन फिर पिटते रहते हैं कि ये कैसे हो गया। तो ये तो उस नज़रिए में अगर देखें ना बहुत मामूली बात है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये तो पहले अल्लाह ताला की तरफ से देखें, एक इम्तिहान का जो है वो सामना कर रहे होते हैं, नाबीना है, देख नहीं सकते और बड़ी मुश्किल से ये नाबीना लोग एजुकेशन लेके इस काबिल होते हैं कि कहीं कोई चपरासी लग जाए, कहीं कोई क्लर्क लग जाए, कहीं कोई दर्जा अव्वल में किसी जगह पे पोस्ट हो जाए, तो ये तो बेचारे दर्जा चहारम की नौकरियां मांग रहे होंगे। बिल्कुल। इन्होंने कौन सा अफराद के साथ एक और एहतजाज की बात कर लेते हैं जी। यहाँ पे भी सड़क ब्लॉक करने को संगीन जुर्म करार दिया गया है। करेक्टर सर्टिफिकेट पर इंतशार पसंद लिखा जाएगा। सरकारी महकमों को मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी पुलिस मरासले लिखे गए हैं। वीडियो से मदद से शनाख्त करके मुकदमा दर्ज होंगे। अब यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जी संगीन जुर्म है सड़क ब्लॉक करना। देखिए जी, सड़क ब्लॉक करना तो बिल्कुल संगीन जुर्म है, लेकिन वो सड़क ब्लॉक क्यों की जाती है? अगर उसके तनाज़र में आप देखें कि जिम्मेदारी मेरी बतौर सरकारी अफसर बनती है, डिप्टी कमिश्नर बनती है, कमिश्नर बनती है, सेक्रेटरी बनती है, तो क्या वो इंतशार फैलाने का सबब बनाने की शिक उन पे भी आयद होगी? आप देखें ना, कत्ल इक़दाम में कत्ल की दो शिकें आयद होती हैं कि जी एक बंदे ने सिर्फ कत्ल कर दिया, एक बंदे ने इक़दाम किया, तो आपको सजा वाजिब होती है। आप इंतशार अगर उनका जस्टिफाइड नहीं है, वो उनके साथ जुल्म ज्यादती नहीं हुई और जो लोग उनको इंसाफ नहीं प्रोवाइड कर रहे, आप उनके खिलाफ भी कुछ सरकारी तादीबी कार्रवाई की शिक डालें ना। आप कहें जी कि एक डिप्टी कमिश्नर, एक कमिश्नर, एक सेक्रेटरी की वजह से ये हो गया और उसकी वजह से लोग सड़कों पे आ गए। अपना काम छोड़ के बाहर रोड पे आके बैठ जाए, अपनी जिंदगी को जियत दे और आकर एहतजाज करे। भूख अफलास का ये आलम है, कौन अपनी दिहाड़ी जाया करके यहाँ पर सड़कों में बैठेगा? ये चीज समझ नहीं चाहिए सरकार को। ये कोई पिकनिक पॉइंट नहीं होते माल रोड पे, ये जहाँ पे आप बैठ जाते हैं। बाहर बहुत गर्मी है, ऑल्दो अक्टूबर आ चुका है, लेकिन गर्मी का आलम यह है कि लोगों के पसीने छूटते हैं और जब बंदा कोई घर से अपना दाल रोटी कमाने निकलता है तो उससे डबल पसीने छूटते हैं। तो ये अगर कोई सरकार ये समझती है कि ये पिकनिक करने आए हैं तो ये बड़ी गलत फहमी है। और ऐसे ही तहरीकों को, ऐसे ही किसी भी तासुब को जो है ना वो हवा मिलती है, इससे भी बचना चाहिए। बिल्कुल। और इस एहतजाज की वजह से हम जहाँ पर देख रहे हैं जी, शहर की ट्रैफिक पहले नहीं संभल रही और इस तरह से अगर ये मेन शाहराएं हैं यहाँ पर एहतजाज होता रहे तो ऑलरेडी हमने पिछले 5-6 दिन जो मैच की वजह से ट्रैफिक का अजाब भुगता है, अब ये एहतजाज, क्योंकि एक जगह पर आपका अगर एहतजाज हो रहा है तो मेन रोड अगर वो है, जैसा कि हमने पहले मॉल रोड की बात की, उससे मुल्हिका जितनी शाहराएं हैं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। और ये भी हो सकता है कि जी ये जो सरकार हमारी है ना, पुलिस है चाहे ब्यूरोक्रेसी है, जो एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालती है, वो T20 में तो सड़कें बंद नहीं करवा सकी, चूंकि अदालत आलिया का हुक्म था और उस पर उन्होंने बहुत अच्छा लाहौरियों के हक में फैसला किया, जो जायज़ फैसला था। अब उनको ये लगता है कि हम इस तरह माल रोड जरा 2-3 दिन ब्लॉक कर लें और ये माल रोड ब्लॉक रहेगा, इनको बैठे रहने देते हैं, हमें जवाब भी मिल जाएगा, बहाना भी मिल जाएगा। ये हुकूमत के बड़े शातिर वतीरे होते हैं, ये हमें समझ बहुत बाद में आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। खैर, जो कुछ भी है, इससे ट्रैफिक की रवानी जो है वो बुरी तरह से मुतासर होती है, लोग भी परेशान होते हैं। ऑलरेडी शहर के कुछ मेन शाहराहों पर जी काम चल रहा है जिसकी वजह से दबाव ज़्यादा हो जाता है। तो जहां मैंने जिक्र किया शहर की मेन शाहराहों का, वहां पर हमने वापसी जब आएंगे ब्रेक के बाद तो गुलाब देवी अंडरपास की अपडेट्स ज़रूर नायाब से लेनी है कि कितना काम मुकम्मल हो चुका है, मजीद कितना काम है, क्योंकि वहां पर भी हम देखते हैं कि शाम के औकात में भी, सुबह जब स्कूल कॉलेजेस का टाइम होता है, लोगों ने अस्पताल जाना होता है, ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग जाती हैं। फिलहाल हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस पे हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे कि कितना काम मुकम्मल हो चुका है, कितना जो है वो बाकी रह चुका है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम बात करने वाले हैं गुलाब देवी अंडरपास की, जो कि तकमील के अहम मराहिल में है। यानी
ट्रैफिक मसाइल जिनका सामना था और जिनका बार बार जिक्र करते थे कि फिरोजपुर रोड पे लंबी कतारें लग जाती थी, अभी भी लोगों को वैसे परेशानी है, लेकिन ये परेशानी इंशाल्लाह जल्द हल हो जाएगी। तो ये काम कहाँ तक पहुँचा है, कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगा, दुर्रे नायाब से हम जान लेते हैं। जी दुर्रे नायाब, वैसे मैं जिक्र करना चाहूँगी 2 दिन पहले जो अफसोसनाक वाक़या भी हुआ, वहाँ मजदूर मट्टी तले दब गया, ये हिफाजती इक़दाम ना होने पर क्या कोई नोटिस लिया गया है? देखें जी, नोटिस ही लिया गया। सिर्फ जो हमेशा होता है कि गरीब की जान चली जाती है और उसके बाद ये इंक्वायरीज करते रहते हैं, नोटिस लिए रखते हैं, ये हमेशा ये बात को उठा देते हैं जी कि हमें बड़ा अफसोस है और आइंदा ऐसा वाक़या ना हो तो हम उसके लिए फासिक इक़दाम के। लेकिन आप आज भी जाके देख लें, जो हिफाजती इक़दाम होने चाहिए थे वो आज भी नहीं है। और इसके बाकायदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्लॉज होती है, उस कुशन होता है, उसके अंदर लिखा होता है कि क्या क्या हिफाजती इक़दाम और कौन कौन से तामीराती मनसूबे किसी आगाही के लिए आपको बोर्ड्स आवेज़ा करने हैं, आपको मुतबादिल रास्तों के निशान लगाने हैं, लेकिन बमुश्किल ही कोई शिक पूरी होती है। और बात ये होती है कि ये इतना सेंसिटिव मैटर होता है, बारिशें भी थी, खुदाई भी थी। अव्वल तो मानसून के दौरान इनको स्पेशल परमिशन थी खुदाई की, वरना खुदाई आप नहीं कर सकते। और जब स्पेशल परमिशन मिली थी तो इनको पूरे इकदाम करने चाहिए थे, क्योंकि लोग क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने का और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आपने गुलाब देवी हॉस्पिटल से निकलना है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के साथ निकलना है, आपको क्रॉस करने के लिए दूसरी तरफ जाने के लिए ये एक इशारा ही था जो मेट्रो बस के लिए बनाया गया था, वहां से लोग क्रॉस कर लेते थे। अब आपके पास ये जगह जब नहीं है तो भैया आपने क्रॉस तो करना है। आपने फिर अंडरपास की खुदाई के दौरान लेफ्ट राइट से होके आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें स्लाइडिंग का डर भी है, जिसमें गहराई का भी डर है, फिर जाते थे। अक्सर हम ये लोग हम देखते थे। और जब वज़ीर आला लास्ट टाइम आए हैं या उन्होंने विजिट किया है, उनको बहुत अच्छी ब्रीफिंग दी गई है, बताया गया है कि काम तकमील की तरफ जा रहा है। तो उस वक्त भी ये पॉइंट रेज किया गया था कि हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाए, शहरियों को कम से कम तकलीफ हो और शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल से ना गुजरना पड़े। लेकिन अल्लाह के फजल से दोनों ही मामला जो है ना वो उन्होंने उल्ट कर दिया। साथ वहाँ पे शहरियों को तकलीफ भी होगी, इतनी तकलीफ हुई कि एक शहरी बेचारा जान से हाथ धो बैठा। और हालत ये है कि आप वहाँ पे शाम के बाद कोई पीक आवर्स के बाद 4-5 बजे चले जाए, आप जा नहीं सकते। आपको इतनी तवील लाइनों से गुजरना पड़ता है और गाड़ियां जो है वो चूंटी की रफ्तार से चल रही होती हैं, जो हकीकतन चूंटी की रफ्तार से चल रही होती हैं। जहाँ पे ये हालात हों तो मंसूबे जो हैं वो तकलीफ का सबब ज्यादा बनते हैं, रहमत की तरफ दूसरी तरफ। चलें, अब ये तो अभी तो फिलहाल शहरियों को तकलीफ का सामना है, तो क्या कोई खुशखबरी है कि ये टाइमली मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा? जो टाइम फ्रेम दिया, ये भी तो एक बड़ा इशू है ना कि हमारे यहाँ मंसूबे वक्त पे मुकम्मल भी नहीं होते। ये खास तौर पे हमारे साथ बहुत इशू था। और पीटीआई गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने जिस तरह फिरदौस मार्केट अंडरपास जो कि बिलाल शहबाज के अंदर अंडरपास है, उसका काम 4 महीने करने का दावा किया। तो हम पहले कह रहे थे मिसाल अच्छी कायम नहीं हुई, वो 6 माह पे चली गई। अब इन्होंने उसका हकीकी पस मंजर देखते हुए ये मनसूबा जो है वो 8 माह का जो है वो रखा है इसका टाइम फ्रेम, और वो 18 फरवरी के करीब तकरीबन मुकम्मल होता है। तो फरवरी में ये मनसूबा मुकम्मल होगा। अगर पेस देखी जाए तो नेक्स्ट मंथ हम भी ये फोर्स कर रहे हैं कि अंडरपास की है वो खोल दी जाएगी और डायरेक्ट कर दी जाएगी, और उसके बाद उसकी तजदीन और रैश का काम जारी होगा। ये वज़ीर आला की गाड़ी वहाँ से गुजार के एक दफ़ा अपनी भी कर लेंगे कि जी हमने बड़ा काम कर दिया, लेकिन उसके बाद फिनिशिंग वर्क और कंप्लीट करते करते उम्मीद है कि दिसंबर में यहाँ से ट्रैफिक गुजारने के काबिल हो जाएगा, जो कि फरवरी में जाना था। फिर इसका जो सेकंड फेज़ है, आपकी ब्रिज की दोनों साइडों की जो इन्होंने एक्सपेंशन करनी है उस पर काम अभी स्टार्ट हो चुका है। अगर इसी रफ्तार से साइमल्टेनियस दोनों कामों को लेके चलें तो उम्मीद है कि ये फरवरी मार्च में काम। अच्छा, मुझे ये बता दें, मसाइल कुछ इस जो मंसूबे के साथ जुड़े हैं जो कि इसकी राह में हाइल होकर इसको लेट कर सकते हैं, वो अच्छा ये इस पहले फेज में तो कोई इतना मसला नहीं था। जो छोटा सा लेस्को का इशू था, सुई गैस की कोई शिफ्टिंग थी, वासा की लाइनें थी, वो लेट हुई, बहरहाल हो गया। आगे जो मसला आ रहा है वो है रेलवे ट्रैक का। आपको पता है कि लाहौर ब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक है, रेलवे के ट्रैक का फाटक आजकल बंद कर दिया है, नीचे से काम हो रहा है, और उसके लिए रेलवे से एनओसी लेना एक ऐसा है कि जैसे आपने मिशन इम्पॉसिबल है। आपने एक मोरिया पुल पे हाल देखा, सिर्फ रेलवे के एनओसी 1.5 साल लेट हुआ, 1 महीना भी नहीं, 10-15 दिन नहीं, 1.5 साल ही लेट हो गया ना, एनओसी दिया ही नहीं उन्होंने। तो यहाँ पे भी अगर बर वक्त एनओसी नहीं मिलता तो जो ब्रिज की एक्सपेंशन है वो लेट हो सकती है। सही, तो ये मसाइल हैं जो कि जुड़े हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जी काम इसका टाइमली मुकम्मल हो जाएगा, और शहरी जो कि अभी अजियत में मुब्तला हैं, जी ट्रैफिक की वजह से परेशान हैं, तो इंशाल्लाह जब ये मनसूबा मुकम्मल होगा तो ट्रैफिक मसाइल से आपको छुटकारा मिल जाएगा। हमने फिलहाल एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद कुछ जिक्र होने वाला है जी रोज़ होने वाली महंगाई का, किस तरह से महंगाई जो है वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। इस पर खैर कोई कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं कर रहा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा, मैंने इसलिए कहा था कि ये वो चीज़ है जो कि अब हर रोज़ हो रही है, इसमें नया कुछ नहीं है और मुझे नहीं समझ आती कि इसको हर रोज़ ऑब्वियसली लोग परेशान ही होते हैं। और दर्जा दोम का घी जो है, जो कि पहले ही हम दर्जा दोम और सोम की बात करते हैं, वैसे ही नुकसानदेह है, अब उसकी कीमत में इजाफा करके आप लोगों की पहुंच से वो भी दूर कर देंगे। क्या कहेंगे दुर्रना आप? अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब गवर्नमेंट को ना कुछ ऑल्टरनेट बता देनी चाहिए, क्योंकि महंगाई कंट्रोल करना तो इनके बस में रहा नहीं, तो ऑल्टरनेट बता दें कि घी की जगह क्या इस्तेमाल करें। कुछ होता है ना ऑल्टरनेट, बंदा कहता है कि अगर आप जिस तरह इनके मुशीर अक्सर टीवी पे बैठ के मशवरे देते हैं कि आप 10 नवाले ना आप 2 खा लें, आप अगर 2 रोटियां खाते हैं तो 1 खा लें, अगर आप सालन खा रहे हैं तो उसमें आलू ज़्यादा खा लें और गोश्त ना ही डालें। तो जब ये इस किस्म के मशवरे होते हैं ना, ये भी मशवरा दे देना कि हमसे एक चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप उसको ऑल्टरनेट तलाश कर लें। आप अगर घी छोड़ के मक्खन खा लें, मक्खन बनाना शुरू कर दें। अगर मक्खन अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके बाद कोई तीसरी चीज़ आप बता दें, और अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो कि किसी की कुव्वत खरीद। अच्छा, मार्केट में ना वैसे ये बातें हंसने वाली हैं, लेकिन इनको शायद इससे कोई थोड़ा सा झटका लगे कि अवाम अब ये भी सोचती है कि आप दर्जा दोम और दर्जा सोम के बाद कोई जो साइकिल्ड होता है खाने वाला तेल, आप वही इंट्रोड्यूस करा दें मार्केट में आधी कीमत पे कि चलो आप। और यकीन माने फिर गरीब जिसकी सकत कुछ खरीदने की नहीं है, वो बेचारा वो भी खा लेगा और बीमारी। आप देखें ना कि वो पकौड़े या समोसे जो बनाते हैं, वो इतने ज्यादा पकौड़े समोसे निकालते हैं कि तेल काला हो जाता है जल जल के। आप उसको रिसाइकिल करके वो भी दे दें, गरीब तो वो भी खा लेगा, लेकिन अगर खाएगा तो ही जिंदा रहेगा, और जिंदा रहेगा तो आपको वोट देगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक अलमिया है। अच्छा, मैं ये बात करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं उस तरफ भी आ जाऊँ कि भाई इनका जिंदा रहने इसलिए भी ज़रूरी है कि इन्होंने आपको वोट देने हैं, इन्होंने आपके जो आगे 5 साल फिर शाही हुकूमत है उसको बरकरार रखना है। हुकूमत को इनको शायद किसी ने ये कंफर्म बता दिया कि आप तो कहीं नहीं। ये तो मैं तो क्लेम कर रहा हूँ, और मुझे ना वक्त के गुजरते साथ साथ जो है ना इस पे यकीन होता जा रहा है कि इनको किसी ने कह दिया परफॉर्म करें ना करें, अगले 5 साल जो है ना वो आपके बड़े मजबूत है। जितना वक्त करीब आ रहा है, जितना इन्हें अवाम की फेवर चाहिए, उतना ही अवाम पे जुल्म किया जा रहा है। मैं तो साफ साफ जुल्म ही कहा जाता है। हमने जितने पॉलिटिकल सिनेरियो देखे या पढ़े, तो होता यही था कि पहले शुरू के 2-3 साल मुश्किल होते थे, बिल्कुल होते थे। पीपल्स पार्टी दौर में भी हुए, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी हुए। हुकूमतें आती होने चीजें समझने में, संभालने में वक्त लगता है। लेकिन चीजें फिर आगे थोड़ा थोड़ा रिलीफ इख्तियार करती। आपको याद है नून लीग के दौर में लोड शेडिंग कितनी ज्यादा हो गई थी, और फिर उसको किस तरह से काबू पाया, मंसूबे जिस तरह भी स्टार्ट किए, चले किए, अब बहुत महंगे थे, वो सियासी बातें हो जाती है, लेकिन एक प्लान था कि हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, और अल्टीमेटली वो महंगा प्लान था, लोगों को रिलीफ मिल के लोगों को उसमें काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल गया। अब आप सुकून की बजाय मज़ीद लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। आपकी कीमतें जो है वो नॉन स्टॉप जो है वो ऊपर जा रही हैं, कोई उसमें स्टॉप नहीं आ रहा, कोई उसमें ऐसा ब्रेक नहीं आ रहा, कोई अच्छी खबर ऐसी नहीं आ रही कि कुछ मिल सके। मुर्गी जो है वो 350 को क्रॉस करके 400 के करीब पहुँच गई है, घी जो है वो भी 400 का हिस्सा करने वाला है। या तो ये किसी की फरमाइश है, किसी गैर मुल्की कर्जा देने वाली कोई अथॉरिटी की फरमाइश है कि आपने ये फिगर्स को इंतहाई हद तक ऊपर लेके जाना है, तो बता दें। बिजली है वो हर दूसरे दिन वाकई इंसानों पर बिजली बन के गिर जाती है, जो रेट की हालत ये करते हैं, कभी 1 रुपये 70 पैसे, कभी 1 रुपये 98 पैसे, और फिर उसको जस्टिफाइड करते हैं जी कि ये तो हम आगे एडजस्ट कर लेंगे, हम पता नहीं क्या कर लेंगे। ये बातें नहीं है। बात ये है कि वोटर का अब रिलीफ लेने का टाइम होता है सियासी तौर पे। आप उसकी ज़िंदगी को और मुश्किल कर रहे हैं, उसको और दीवार के साथ लगा रहे हैं, और खुदा ना खास्ता अगर वो जिंदा ही नहीं रहता तो भाई आपके वोटर कहाँ गए, आपको वोट कौन देगा, आपकी जे-कार कौन करेगा। कुछ इसी तरह से सोच लें, कुछ ऐसे ही उनका कर दें। और अगर आपने बाहर निकलना है, लोगों के घरों में जाना है, वोट लेने के लिए जाना है, आखिर आपने वोटों की गिनती पूरी करनी है। आपको किसी ने कितनी भी आशीर्वाद दे दी हो, आपको किसी ने कितनी भी ये कह दिया हो कि जी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी काबीना में लोगों ने बेशक आपको एक जो है वो ख्वाब दिखा दिया हो कि जी बाहर तो हालात बड़े आइडियल है, लेकिन माजरत के साथ वो हालात आइडियल नहीं है। और ये चीज़ समझने वाले, सुनने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले सब समझते, नहीं समझते तो ये नहीं समझते। बिल्कुल ऐसे। और हम जब बात करते हैं तो कहते हैं जी आप लोगों को तो पता ही नहीं, आपने तो सिर्फ तनकीद करना ही सीखा है। और बुनियादी ज़रूरतों की जहाँ पर हम बात करते हैं ना कि अवाम की बेसिक और ये बुनियादी ज़रूरतें हैं,
जब वो पूरी नहीं हो रही तो अवाम बिल बिलाएंगे, और अगर अवाम बिल बिलाएंगे तो फिर कौन इनका साथ देगा? मुझे अच्छा, मैं ये बात कर रहा था ना कि हम कोई भी टॉपिक पे बात करना लोगों से शुरू करें, वो कहते हैं जी वो छोड़ें, आप महंगाई पे आ जाएं। कल हमारा या परसों प्रोग्राम था न्यूज़ नाइट का, तो मैं उसमें हमारी वो एंकर को देख रहा था कि वो बात कुछ कर रही है और लोग जबरदस्ती महंगाई पे बात कर रहे हैं। लोगों का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है, उनको नहीं गर्ज कि आप लोगों के कौन से सोशल इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं, आप लोगों की कौन सी जो है वो सिविक इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं। वो कहते हैं जी महंगाई की बात करें। एग्जैक्टली, आप किसी फैमिली गैदरिंग में बैठ जाएं, आप किसी शादी ब्याह की तकरीबात में चले जाएं, जहां चले जाएं, लोगों का इस टाइम एक ही मसला है और लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। अब हमसे क्या डिमांड की जाती है, आपसे क्या डिमांड की जाती है कि आप बाहर जो है ना वो सूरज चमक रहा हो, आप कहें जी कि नहीं जी बाहर तो बहुत अच्छा शाम का मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। ये दिल की आवाज़ होती है। लोगों को भी आप कुछ हद तक ही आप माइल कर सकते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको भी जी शऊर बनाया है। वो खुद जाके देखते हैं कि बाहर कितनी जो है महंगाई हो चुकी है, रोटी के नवाले उनके मुंह से छीने जा रहे हैं। अब मीडिया भी कितना को साथ दे दे, तो ये मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। बहरहाल महंगाई जो है वो, अब मैं इस चीज़ पे कन्विंस होता जा रहा हूँ, आप तो पहले ही हो गई हैं कि महंगाई अब इनके कंट्रोल में रहने वाली बात बिल्कुल ऐसा ही, और ये लोगों को भी समझ लेना चाहिए, बल्कि बहुत सारे लोग समझ भी चुके हैं। इनको ऑल्टरनेट खाने के प्लान पे जाना होगा कि गंदम की जगह कोई ऑल्टरनेट चीज़ दे दें, चीनी की जगह कह दें कि जी आप छोड़ दें चीनी, ऑल्टरनेट आ गया है। कुछ ऐसे एक्सपर्ट रख लेने चाहिए जो आके हर रोज टीवी पे ये मशवरे दें कि लोगों को अब ऑल्टरनेट चीजें क्या खानी है, क्योंकि बाकी चीजें लोगों की अब ये ना तर्जुमान ना हायर करें, ये न्यूट्रिशनिस्ट हायर कर ले। ये बिल्कुल ये छोड़ दें, ये जो 100 तर्जुमान, ये 100 जो है ना वो न्यूट्रिशनिस्ट रखें जो बताएं कि हम मुतबादिल जो है वो खुराक अपनी जिस्म की ज़रूरत को किस तरह पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही मशवरा दिया। खैर, अभी हमने अगली खबर की तरफ आना है, और कुछ चीज़ें हैं जिन पर हम बार बार देखते हैं कार्रवाइयाँ होती हैं लेकिन उनका मुकम्मल खात्मा मुश्किल हो जाता है। तो भिखारियों के खिलाफ भी ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और हमने देखा उसमें पुलिस, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सब ने जो है वो मिलकर काम किया, और अब वज़ीर आला साहब की जानिब से खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिया गया है। इसको स्पेशल क्या टास्क मिला है स्क्वाड को, इस पर बात करते हैं। हमने चलना है जी ब्रेक की तरफ, लेकिन वापस आने से पहले हम इसी खबर को पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे जी। भिखारी माफिया के खात्मे के लिए खुसूसी स्क्वाड तश्कील दिया गया। ख्वाजा सराओं के लिए कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर बनेगा, और ख्वाजा सराओं के लिए सबसे पहले कुछ करना ज़रूरी था, क्योंकि हम जहाँ भिखारियों की बात करते हैं वहाँ पे रोड पे सबसे ज़्यादा भीख मांगते हमें ख्वाजा सरा नज़र आते थे। क्या कहेंगे दुर्रे? अच्छा, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि पुलिस की नाकामी, एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बेहतरीन किस्म की जो है ख़राब परफॉर्मेंस, और इसके बाद किस्म की खराब परफॉर्मेंस, अब इसके बाद वज़ीर आला को खुद मैदान में आना पड़ गया। यानी कि वज़ीर आला ने अपने तमाम तर सरकारी अमूर छोड़ के, सियासी अमूर सूबे के छोड़ के, वो सिर्फ इस चीज़ पे बैठे हैं कि मेरे इदारे जो है ना वो काम तो नहीं कर रहे, लिहाजा मैं खुसूसी स्क्वाड तश्कील देता हूँ और मैं ये काम करता हूँ क्योंकि मेरा तो काम है, उनका तो काम है, वो तो वज़ीर आला है और सूबे के, उनको तो काम करना है। अब बजाय कि इनको पूछते कि आपने जो 1 साल से भिखारी मुहिम चलाई हुई है, 1 साल से आप लोगों ने जो ट्रैफिक पुलिस ने, आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपकी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने, इतने महकमे अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो वज़ीर आला क्या खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे के इनसे काम ले पाएंगे? अगर हम तजावुज़ात की बात कर रहे हैं, भिखारियों का खात्मा, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, आपको इस पर मुसलसल नज़र रखनी है, ये चीज़ें खात्मा मुमकिन नहीं है। नहीं, आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें ना कि डिप्टी कमिश्नर का रोल भी वज़ीर आला प्ले करें, कमिश्नर का रोल भी वज़ीर आला प्ले करें, फ़र्ज़ करें अगर आपके सेक्रेटरी है उसका रोल भी वज़ीर आला प्ले करे, आपके पुलिस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी, उनका रोल भी वज़ीर आला प्ले करे, और शाम को बैठ के उनकी कारकर्दगी जो है ना वो देखा करे, तो फिर वज़ीर आला तो यही काम करेंगे ना। 100 से ऊपर महकमे हैं, क्या क्या करेंगे? और ये तो एक सिस्टम की फेलियर होती है जब आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस को मैदान में आना पड़ता है। ये माजी में भी होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन माजी में जब चीफ एग्जीक्यूटिव आता था तो फिर कुछ दौड़े लगती थी, फिर कुछ नजर आता था कि हो रहा है, और उसको उस वक्त की ओपोजिशन कहती थी कि ये शोबाजियां हो रही हैं। लेकिन अब आपको खुद बैठ के इन जूतों में आके ये देखा है कि नहीं, ये करना पड़ेगा। जब तक चीफ एग्जीक्यूटिव खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, यहाँ तो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है, यहाँ तो कोई अफसर जो है वो परफॉर्म करने को तैयार ही नहीं है, सिवाय इक्का दुक्का अफसरों के जो पिछली गवर्नमेंट में ट्रेंड हुए, और पिछली गवर्नमेंट में ट्रेंड हुए तो आज तक परफॉर्म कर रहे हैं, जिसपे आपके नामी ग्रामी लोग अभी भी काम कर रहे हैं। सेक्रेटरी बल्दियात आपके हैं, कमिश्नर लाहौर आपके हैं, चेयरमैन PND आपके पास हैं, बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जिन्होंने परफॉर्म किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM जो इस वक्त आमिर जान साहब है, वो भी पिछली टीम में परफॉर्म कर रहे थे, तो इन्होंने यहाँ भी परफॉर्म कर दिया। यानी किसी के लिए नया टास्क नहीं है, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है। बात ये है, वज़ीर आला तब मैदान में आता है जब पूरे इदारे नाकाम हो जाते हैं, और ये नाकामी तस्लीम इस हुकूमत ने कर लिया। अब वज़ीर आला का स्क्वाड किस हद तक कामयाब
कामयाब होता है ये वक्त बताएगा, तो वक्त एक दो दिनों में पता लग जाएगा। एक और चीज, ख्वाजा सराओं के लिए कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर बनेगा, ये मेरे ख्याल से वक्त की अहम ज़रूरत है, लेकिन एक दो सेंटर बना के आपको लगता है कि काम चल जाएगा? जब तक मुकम्मल तौर पर इनको कोई रोज़गार के मौके नहीं दिए जाएंगे, इनके मसाइल नहीं हल किए जाएंगे, तो ये वेलफेयर सेंटर किस काम के होंगे? आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आप इनको ऐसे मौके दें जो ये कर सकते हैं। आप इनको सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स में खपाएं, वहाँ पे इनको नौकरियाँ दें, वहाँ पे इनको लगाएं। अगर आप समझते हैं कि कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम है, उसमें लोगों को अकोमोडेट करना है, आपके जो दस्तरखान है उसमें सर्व करना है, लोगों को अकोमोडेट करना है, आपके जितने भी पनाहगाहें हैं वहाँ पे लोगों की खिदमत करनी है, तो ये बेचारे जो पहले ही कुदरत के सताए होते हैं, तो उनको उनसे अच्छा आपको खिदमत गुजार कौन मिलेगा? आपको उस पर खपाना चाहिए, आपको उसके अंदर उनको मौके देने चाहिए, उनको रोज दिहाड़ी पे रखना चाहिए, उनको डेली वेजेस जब मिलेंगे 4 पैसे भी आएंगे, वो खिदमत भी करेंगे, शुक्रगुजार भी होंगे, वहां रहेंगे भी, वहां रोटी भी खाएंगे। तो ऐसे प्रोजेक्ट बनाने चाहिए कि बजाय एक के बाद एक बर्डनाइज प्रोजेक्ट जो है वो इस हुकूमत के लिए खड़ा कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, दूसरा एक और चीज़, जहाँ पे हम भिखारियों की बात कर रहे हैं, वहीं पर हमने देखा कि इन्हीं भिखारियों में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो शामिल किए जाते हैं, उनसे भीख मंगवाई जाती है। वहाँ पर किसका रोल है? चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इस पर हमने देखा कि काम करती है, लेकिन फिर मैंने जिस तरह बात की कि कुछ वक्त के लिए आपको कार्रवाई नज़र आती है और उसके बाद कुछ नहीं होता। हमने तमाम लोगों को, तमाम इदारों को, तमाम महकमों को पहले एक जगह पे बिठाना है और बात करनी है कि किस तरह से हमने इस पर प्रॉपर एक मुनज़्ज़म मुहिम चलानी। अच्छा, इसमें हम उलमा कराम का रोल जो है वो हमेशा मिस कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हमें उस तरफ से एक ऐसा मुदब्बिराना किस्म का फतवा चाहिए जिसमें बच्चों के इस तरह के लोग जिनके आज़ा अल्लाह ताला ने सलामत रखे हैं या जो कुछ कमा सकते हैं, उनके बारे में हमें एक ठोस फतवा जो अगर उलमा कराम दें तो शायद ये लोग जो है, जो हमारे लोग इन लोगों को भीख दे के इस जगह पे इनको मुनज़्ज़म कर रहे हैं, वो समझ जाएं कि ये इनका हक नहीं है। ये हक तो उन लोगों का है जो वसाइल से आरी हैं, जो वाइट कॉलर बेचारे घरों में बैठे हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, उनके लिए कोई मैकेनिज्म है उनकी, ये तो उनका भी हक मारते हैं। और हमारी कौम चूँकि बहुत ज़्यादा आपको पता है जज्बाती कौम है, जज्बात में बहुत जल्दी आ जाती है, बजाय कि इस चीज़ पे आपने ये टिकटॉकर वाला वाक़या देख लिया है, कौम की जज्बातियत का आलम, के बजाय हकाइक देखे उन्होंने जज्बात में जो है ना वो पता नहीं क्या क्या कह दिया। तो हमें इस फैक्टर को, जज्बाती फैक्टर को और अपने मजहबी फैक्टर को भी ज़रूर टूल बनाना चाहिए और लोगों की सलाह करनी चाहिए कि ये जो भीख है वो ऐसे बच्चों की, ऐसे लोगों का बिल्कुल हक नहीं है जिनको अल्लाह ताला ने कोई माजूरी या कोई इस किस्म की इम्तिहान में नहीं डाला। तो उलमा कराम को इंगेज हमेशा किया जाना चाहिए, जो बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर है। और उनकी बात, उनके फतवे, उनके जुमा के खुतबात में अगर इन चीज़ को शामिल किया जाए, आपके निसाब में कोई पीरियड जो होता था, हमारे दौर में तो अच्छा पीरियड था जिसमें अखलाकियात को बताया जाता था, तो उसमें लोगों को सिखाने की ज़रूरत है, फिर शायद ये कंप्लीट। बिल्कुल आपने सही पॉइंट बताया जी, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्नियाब आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आप जानिएगा हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे और अपने मेहमानों से मुलाकात कराएंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से स्टूडियो में खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम सेगमेंट्स शामिल करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले जी हमारे पास हैं डिफरेंट मोबाइल रेट्स, वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। आज ओप्पो के हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनकी प्राइस मैं आपको बताऊंगी। ओप्पो A5 मोबाइल है, अगर आप ये ख़रीदना चाह रहे हैं तो इसकी कीमत है जी 29,999 रुपये। इसके बाद जी ओप्पो A53 मोबाइल है, 27,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल है ओप्पो F1 मोबाइल, 23,900 रुपये। नेक्स्ट मोबाइल कौन सा है वो मैं आपको बताती हूँ जी। ओप्पो मोबाइल है F3 मोबाइल और 28,900 रुपये में ये वाला मोबाइल आप खरीद सकते हैं। सो नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जो जिक्र करने वाले हैं, आप सभी लोग उनके मद्दाह भी हैं, आप सभी लोग उनकी आवाज़ सुनना भी पसंद करते हैं। बिलाशुबा आज वो बड़ा नाम हम में मौजूद नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ ही उनकी पहचान बन जाती है और वो रहती दुनिया तक जो है वो कायम भी रहती है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब की मैं बात कर रही हूँ, जो कि कव्वाली की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। करेंसी रेट्स क्या हैं आपको दिखाते हैं।
जी तो नाज़रीन, माल का हाल तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि जी आप इतनी महंगाई में बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। कहाँ पर सेल लगी है? सबसे पहले हमारे पास जी ब्रांड है MTJ मौलाना तारिक जमील, अप टू 40% यहाँ पर ऑफ है। J.Dot पे अगर आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। जनरेशन नेक्स्ट ब्रांड है जी, अगर आप यहाँ जा रहे हैं अप टू 50% ऑफ। इसके बाद नेक्स्ट ब्रांड है जी मोनार्क, अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं अप टू 35% ऑफ। तो नाज़रीन, हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। हमने जाना एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद बात होगी आज के टॉपिक पे, जो कि बहुत ज़्यादा अहम है। हड्डियों जोड़ों का दर्द हर दूसरा बंदा जो है इसका शिकार रहने लगा है। विटामिन डी की कमी जो है वो किस तरह से मुतासर करती है एक सेहतमंद इंसान को, इसके लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि हर दूसरा बंदा जो है वो अब शिकायत ये करता है, और हैरान कुन बात यह है कि बहुत ज़्यादा यंग एज में लोगों को हड्डियों में दर्द की शिकायत हैं, जोड़ों में दर्द की शिकायत हैं, और इसके साथ साथ विटामिन डी की कमी जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कुछ हमारी रोज़मर्रा रूटीन में चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे सिटिंग पोस्चर, सोना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, मुसलसल 6-6 घंटे अगर वो चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे बैठ के घर में अगर लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और आम लोग जो हम कहते हैं जी गर्दन में दर्द हो रहा है, ये सारी चीज़ें, और फिर अगर आप इसका ध्यान ना रखें तो ये एक लंबा अरसा चलती रहती है और फिर आपकी इससे जान भी नहीं छूटती। जो हमारे साथ माहिरीन मौजूद होंगे जो कि आपको ज़बरदस्त तजावीज़ भी देंगे, एहतियात भी बताएंगे कि आपने किस तरह से करनी है। तो अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब ने, जो कि ऑर्थोपेडिक हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर तहमीना मौजूद हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हमें बताएंगे कि किस तरह से ये छोटे छोटे अगर आपके साथ मसाइल हैं, इनका ख्याल कैसे रखना है और इनको दूर कैसे किया जा सकता है। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। और सब आपका क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। हर दूसरा बंदा हड्डियों में दर्द की शिकायत, इवन बच्चे भी स्कूल बैग उठा के जब स्कूल से आते हैं एकदम निढाल होते हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? दर्द है कि इसको हड्डियों की नहीं होती, दर्द इंसान को होती है। यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि ये मसल्स में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, कार्टिलेज में दर्द है। दर्द इंसान को दर्द होती है। और पट्ठों के लिए, और आपने जैसे खुद ही बता दिया कि बच्चों के साथ जो बस्ते, अब ये हैवी बैग्स जो हैं, और इसके लिए हमने एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और एज पाकिस्तान मेडिकल पहले हम लोग भी हैवी बैग्स उठाते हैं। नहीं, इतने नहीं थे। आई रेस्ट अश्योर यू कि इतने हैवी बैग्स नहीं थे कि बच्चे के वजन से ज़्यादा उसने बैग जो उठाना होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि मतलब मेरी बेटी कॉन्वेंट में पढ़ती रही, HSN में बेटा मेरा रहा, तो उनके भी जो बैग थे, जो मैं समझता हूँ कि सेंसिबल स्कूल समझे जाते हैं, और वहाँ पे चूँकि इम्पोज किया जाता है, और आपको तो पता है कॉन्वेंट स्कूल की खातिर ये ज़रूरी है कि बच्चों की ग्रूमिंग और उसके लिए जी खुद ही सारे काम करो। वो इतने हैवी जो मतलब 8-10 किलो का बच्चा जो उठाता है, छोटी मासूम सी बच्ची, तो व्हाट टू टॉक अबाउट। तो उसमें ना तो कोई विटामिन डी का कोई अमल दखल है, ना उसकी एक्सरसाइज का अमल दखल है। कमिंग टू दिस द विटामिन डी एंड सो ऑन, मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी की बात ही नहीं है, बल्कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल ने हमारी जो सारी ये प्रोसेसिंग होती है जिसमें विटामिन्स ने करना है और बाकी चीज़ों ने जाके सारा हमारी बॉडी को बेहतर करना होता है, उसका सिंथेसिस जो है दैट हैज़ बीन डिफेक्टिव। और उसकी बुनियादी वजह जो है कि हमारा अगेन द लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करते,
ख़वातीन हैं, घर में काम करने वाली हैं, वो कहते हैं जी सवेर तो लेके रात अगे तक देखो मैं चूल्हा करनी है, फलाना करें, लाबला। लेकिन अगर उनसे पूछें कि उन्होंने अपने लिए इन 24 घंटों में कितना वक्त निकाला, तो बिलीव इन मी वो 5 मिनट भी नहीं होगी। अच्छा, वो ख़वातीन जो सारा दिन काम करती हैं, इट इज़ नथिंग, काम इज़ नथिंग। एक्सरसाइज मतलब मैडम बताएंगे अभी आपको कि जो एक्सरसाइज है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज अपने बॉडी मसल्स को ठीक रखने की खातिर, और एक जो कॉन्सेप्ट है ना कि हम हड्डियों पे चलती हैं, हड्डियों पे नहीं चलते हम लोग, मसल्स की जो मदद है उसके साथ चलते हैं। हड्डियाँ उनको स्टेबल करती हैं, स्टेबलाइज करती हैं। विटामिन डी की खातर हमने जो मतलब देखने में आया रिसर्च की, नॉर्मली तो पाकिस्तान के ऐसा हम स्टैटिस्टिकल डाटा इकट्ठा नहीं करते कि दुनिया के डाटा कोई देख के हम लोग कह देते हैं ये अमेरिका बहादुर ने ऐसे कह दिया, कॉकेन कंट्रीज़ में वहाँ पे ऐसा हो गया, और दिस इज़ व्हाट इज़ अबाउट। पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली ये की गई हमने इन्वेस्टिगेशन करने की खातिर कि जो बच्चियाँ हमारी हैं 15-16 साल की, उनके अंदर हड्डियों की कमजोरी और ये सारी दर्दें शर्दें और फिजिक पता ना मैं तितली से मतलब करके ये खास एक आ गया जी हमने मॉडर्न होना, और ऐसे स्मार्टनेस का जो एक मॉडल ही कॉन्सेप्ट करके चेंज कर दिया। अब उसमें मैं देखने में ये आया कि जो बच्चे लेट नाइट जागते हैं, अच्छा, सुबह उठते नहीं, और मॉर्निंग सनराइज जो नहीं लेते, और नॉर्मली आजकल हर दूसरे घर में लोगों की रूटीन है। दिस इज द सिंथेसिस टाइम विटामिन डी की खातिर जो नेचर आपके सिंथेसाइज करती है थ्रू द स्किन, वो अर्ली मॉर्निंग। और फिर हमारा चूँकि एक कस्टम्स हैं कि मतलब ख़वातीन को बिलखसूस बंद करके और बस आंखें नज़र रह जानी है, और इसको हम समझते हैं एनी हाउ जो भी हमारे सोशल ऐसे करके कस्टम, सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस के जो है विटामिन डी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अभी जब ये डेंगू का आया, कोविड की खातर आया, कोविड के लिए पर्टिकुलरली हमने ये नोटिस किया कि विटामिन डी इज़ एसेंशियल कंपोनेंट टू ट्रीट द पेशेंट्स ऑफ द कोविड। उसके अंदर इसका जोर है। हड्डियों के लिए विटामिन डी और कैल्शियम जो हैं, फॉस्फेट हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट जो हमारे वहाँ पे आते हैं कंपोनेंट्स, वो उसमें ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो विटामिन डी को अभी मतलब सप्लीमेंट्स बड़े आ गए, ये भी बड़ा रिवाज निकले आ गए जी। तो अमेरिका में मतलब जो बड़े बड़े मुल्कों में इतने मतलब उतना वहाँ पे कुछ और मेज़ पे किताब हो ना हो, लेकिन विटामिन्स की बड़ी बड़ी बोतलें वहाँ पड़ी, सो दे फील के जी हमने। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जियोग्राफिकली उस खित्ते के अंदर मौजूद है जहाँ पे अल्लाह ताला ने ख़ास हमारे साथ रहमत की हुई है। आप अगर फल नहीं खा सकते हो, आपको तो मुझे जानती हैं कि आई स्पीक अबाउट द हैव नॉट्स, कि जो बेचारे मतलब एक हम्बल बैकग्राउंड और हम्बल अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और दे कैन नॉट अफोर्ड कि हम बड़ा इधर बैठ के कह दें जी गोश्त खाओ, सब्जी खाओ, इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जितनी महंगाई, जितने मसाइल उनके साथ हो गए, सो इट इज़ नॉट देयर। लेकिन जो सेहतमंद जिंदगी के रहने के असूल हैं वो तो हम कर सकते हैं ना। ताज़ा हवा अगर पड़ी है तो ये तो किसी के से मतलब हाथ में नहीं है कि हमने जाके हवा ताज़ा लेनी है। इफ़ यू गो फॉर द एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करते हैं, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखते हैं, और एक बड़ा मशहूर था अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अगर आप ऐसा इसके ऊपर अमल करते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं और एक्सरसाइज के साथ, तो विटामिन डी का एक सिंथेसिस जो कुदरत की तरफ से भी जो निज़ाम है उसके साथ बाकायदा तौर पे मौजूद है। सर्टनली कि अगर ये बीमारी की मैं उसे कहता हूँ ऑस्टियोपोरोसिस, पहले होता था कि जब मीनापॉज के अंदर ख़वातीन आती थी तो फिर हम ऑस्टियोपोरोसिस के लिए पोस्ट मीनापॉज हम मतलब एक लफ्ज़ यूज़ करते थे ऑस्टियोपोरोसिस। लेकिन अभी जैसा मैं आपसे शेयर कर रहा था कि बच्चियों के अंदर हमने देखा और बच्चों के अंदर भी हमने देखा, और उससे ये होता है कि दैट मे कम के जी घुटने में दर्द हो गई, कमर के अंदर दर्द हो गई, और जब पता चलता है, जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, या तो उनके हाइपर यूरेसीमिया होता है, हाइपर यूरिक एसिड का ज़्यादा होना, ये होता है। और ये हैं जो कि वेल ऑफ किस्म के लोग हैं, जो उन्होंने गोश्त पाए तो अलाबला किस्म की सारी खानी है, और उससे वो यूरिक एसिड उनके साथ, आल दो कि इट इज़ जेनेटिकली या वैसे इंसान की जो बॉडी है उसके साथ इसकी एक्सक्रीशन में आ जाता है, लेकिन बेसिकली उन लोगों में होता है ये यूरिक एसिड। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो छोटी मोटी मैं प्रैक्टिस करता हूँ आपके हमसाए में, मैडम भी इत्तेफाक से वहीं पे हैं, तो हमने जो देखा है वहाँ पे कि ये जो विटामिन डी लेवल्स हैं ये ड्रास्टिकली लोगों के बहुत कम आते हैं, और बजाय इसके कि उनको हम कमर दर्द का इलाज कर लें, फिजियोथेरापी के लिए चीज़ें करें, जब हम इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, और इन्वेस्टिगेट करने की खातिर सिर्फ एक खून का टेस्ट ही नहीं है, उसके साथ और भी एडिशन चीज़ें होती हैं। लेकिन सर्टनली वन हैज़ टू लुक इनटू, एंड जिस स्कूल ऑफ थॉट के साथ मैं जिसको फॉलो करता हूँ वो कहते हैं कि लोगों से ये पूछा मत करो कि आपका जो कि फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, उसके वैसे देखने से ही पता चल जाता है कि आप खामखा के टेस्ट, और आपको तो पता है कि आजकल हुकूमत के अंदर हर चीज़ ये मतलब वो बढ़ा रहे हैं, टेस्टों की कीमतें बढ़ा दी, 50 रुपये वाला 200 रुपये का कर दिया, डेंगू के इलाज की खातिर जैसी हैं वो भी हमारे सामने। सो नॉट गोइंग इन डिटेल कि हमारे साथ कैसा क्या है, तो लोग को देखते हुए, बट इसेंशियल है
कि आज खुद से आप ऐसे विटामिन डी के टीके पीने का बड़ा रवाज आज निकल गया। विटामिन डी के टीके पी लो जी, जो भी है, मतलब बड़ी बड़ी बगैर किसी डॉक्टर की हिदायत के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जब उसकी ज्यादती हो जाती है, इट हैपन्स कि आपने अनकंट्रोल किया, और जब उसकी ज्यादती हो जाए तो जिस्म के अंदर उसके भी नुकसान आते हैं। बट द विटामिन डी इज़ वेरी मच एसेंशियल। विटामिन डी एक नेचर से लें, आप फूड आइटम्स के साथ वो करें, अपनी फिजियोथेरेपी और इसके साथ सारी जो एक्सरसाइज, यानी ओवरऑल डॉक्टर साहब ने जो हमें तमाम डिटेल्स बताई हैं, लाइफस्टाइल मैटर आपका करता है। आई बिलीव दैट इज व्हाट इट इज, बट इफ यू हैव बॉडी एक्स एंड सो ऑन, तो उसके अंदर फिर जरूरी है कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं अपने मुआलिज के साथ, सही, अपने मुआलिज के साथ मिलके, और फिर वो जो आपको इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उन इन्वेस्टिगेशंस को फिर देखने के बाद एडिक्वेट कितनी चीज़ खानी है, टीका अगर पीने का है 2 हफ्ते बाद पीना है, 3 हफ्ते बाद पीना है, कितने टीके पीने हैं, कब आपने कंट्रोल रखना है, अगर कैप्सूल या गोलियां खानी है वो कितनी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जहाँ ओवरऑल लाइफस्टाइल की बात की, वहाँ मैंने अच्छी खुराक भी आपसे पूछनी है, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी पूछना है। अभी मैं तहमीना से पूछना चाहूँगी, हमारे डिफरेंट पोस्चर जिसमें हमने सोना है, किस तरह बैठना है, ऑफिस में अगर जिस तरह हमारे लोग काम कर रहे हैं, बाइक पे लोग अगर जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं 2-2 घंटे मुसलसल, ये जो एक सिटिंग पोस्चर में बैठना है, ये भी लोगों के लिए तकलीफ का बाइस बनता है। तो किन चीज़ों का इसमें ख्याल रखना है? सबसे पहली बात है कि आप अपनी जो भी वर्क रूटीन है उसके लिहाज से अपनी बॉडी को एडजस्ट करें कि आप अपने आप को अलर्ट रखें। जैसे मैं बैठे बैठे अभी स्टूपिंग की तरफ जा ही रही थी, इसी तरह जब हम प्रोलॉन्ग टाइम के लिए किसी भी जगह पे बैठकर वर्क करते हैं तो हमारा पोस्चर ख़राब खुद ब खुद होने लग जाए, क्योंकि हमने अपने रिफ्लेक्सेस को सेट नहीं किया हुआ है उस लिहाज से कि हमें इरेक्ट बैठना है। कंप्यूटर यूज़र्स हैं बेचारे, उनकी चेयर्स, उनके टेबल्स अर्गोनॉमिकली डिज़ाइंड ही नहीं है। मतलब ऑफिसेस बन गए हैं, लेकिन वहाँ के जो भी वर्कर्स हैं उनको किस तरह की आपको इन्वायरमेंट सिटिंग देनी चाहिए वो नहीं दी गई है। बस आपको फर्नीचर लाया गया, स्टार्ट कर ले, होमवर्क कर रहे हैं, बहुत कुछ बच्चे हेड डाउन करके काम करते हैं ऐसे, और इससे उनकी अल्टीमेटली आईसाइट भी इफेक्ट हो रही है, और उसके बाद पोस्चर तो वहीं से ही डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। बचपन से ही स्टार्ट हुआ, बैग उठाया, वहाँ से अपने आप को स्पाइन को समहाउ इरेक्ट रखने के लिए कभी एक लिम्प करके चल रहे हैं जिस तरफ वेट ज़्यादा है, वहाँ से आपका जो एक जर्नी स्टार्ट होती है ना बैड पोस्चर की, वो फिर अल्टीमेटली आपकी ओल्ड एज तक जा रही होती है। अगर आप स्टार्ट में ही, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आप बैग, स्कूल बैग का जो वेट है उसको अकोमोडेट करें बच्चे के वेट के लिहाज से कि आपने इतनी ही बुक्स रखनी है। बल्कि अब तो बहुत अच्छा है, डिजिटल हो गया सब सिस्टम, और ज़्यादातर स्कूल्स जो हैं वो आप इस तरफ आ रहे हैं। मेरा तो ख्याल है आने वाले कुछ सालों में बुक्स वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली, ऑनलाइन सब कुछ है और सब कुछ डिजिटल बुक्स होंगी। और कोविड के बाद तो ये चीज़ें लोगों ने सीख ली हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों ने सीख ली हुई हैं। उसके बाद जब आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए कि आपने बैठना कैसे है। अगर आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, उसमें आपको ब्रेक कितनी देर की चाहिए, और ये नहीं है कि 4 घंटे मुसलसल बैठे हैं, आधा घंटा ब्रेक की, फिर 4.5 घंटे दोबारा बैठे। आपको इंटरमिटेंटली ब्रेक लेनी चाहिए। आप 1-1.5 घंटा बैठें, 5-10 मिनट उठ के वॉक ज़रूर करें कि आपकी बॉडी मसल्स सर्कुलेशन अच्छी रहे और आप थके नहीं। और अल्टीमेटली फिर बैड पोस्चर में हम कब जाते हैं, जब मैं ऐसे बैठे बैठे थक जाऊंगी तो मैं झुक जाऊंगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं ऐसे ओके काम करना शुरू कर दूंगी। ऐसे ही वही अगर हम आधे पौने घंटे बाद उठ के वॉक कर लें, एक दफ़ा दोबारा से जो अपनी स्ट्रेंथ है रीगेन कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर इस स्टूपिंग की तरफ बंदा जाएगा या बैड पोस्चर की तरफ जाएगा। फॉरवर्ड हेड पोस्चर बहुत कॉमन है कंप्यूटर यूज़र्स में। आजकल काइफोसिस के पेशेंट्स बड़े रिपोर्ट हो रहे हैं। पहले ओल्ड एज में काइफोसिस, स्कोलियोसिस इस तरह के पेशेंट्स आते थे, लेकिन अब अर्ली एजेस में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी वजह यही है, कोई हमारी हील्स, फिर लड़कियों के लिए हील्स का प्रॉब्लम है, बच्चियां वन साइड स्कूल बैग्स पहन रही हैं, ऐसे ही इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट है आपके पोस्चर पे, क्योंकि जिस तरफ वेट है आप वो कंधा उस तरफ झुके, अल्टीमेटली कंधे के बाद आपकी स्पाइन ने उसी लिहाज से पोजीशन अडॉप्ट कर लेनी है, और फिर वो पहले मस्कुलर होगा, फिर आहिस्ता 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 करते करते वो फिर बड़ी आगे स्टेज, डिजेनरेटिव स्टेजेस तक चला जाता है। तो ये सारी एजुकेशन की बात है कि आप ट्रेन कैसे करें, बचपन से ही क्या ट्रेनिंग दी गई है आपको, फिर ठीक है आप जब वर्क रूटीन में आए हैं तो आपको क्या ट्रेनिंग दी गई है। ये कुछ चीज़ें जो इफेक्ट करती हैं आपके पोस्चर को। बाकी एक बहुत अच्छी इन्होंने बात की विटामिन डी के लिहाज से कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी अब हमने जब से कुदरत के निज़ाम को डिसफॉलो किए तब से ये तमाम प्रॉब्लम्स स्टार्ट डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे पेरेंट्स शिकायत करते हैं बच्चों की हाइट नहीं बढ़ी, उसकी क्या वजह है? ये देखें, एक जेनेटिक, एक तो होता है जेनेटिकली, और दूसरा स्टंटिंग ग्रोथ और मेल न्यूट्रिशन, ये दो चीज़ें। और हमारे आपके महबूब कायद प्राइम मिनिस्टर साहब मतलब जैसे कहते भी रहे हैं कि स्टंटिंग ग्रोथ और मेल न्यूट्रिशन का बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
नहीं, मैं तो आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। चलिए, आपने जैसे देखिए जी, आप मुझे कन्विंस करती थी, मुझे तो देखे वो बातें याद। मैंने आपसे इशू की तरफ भी आना है डॉक्टर्स मुझे तो वो के बातें याद है, जरूर मुझे तो जरूर नहीं भूली वो। तो ये जो दो इशू है, और इट हैज बीन सीन कि चाइनीज को हम समझते हैं कि उनकी हाइट छोटी है। चाइना ने बच्चों को दूध और डाइट, एग्स और ये जब बेहतर किया वहाँ पे, तो उनकी उम्र 6 इंच, कद उनका 6 इंच बड़ा हो गया। अच्छा, 6 इंच चाइनीज ने एट एवरेज अपना कद जो है वो बड़ा कर लिया। अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि पहले मतलब देखते थे ऐसे कि मतलब हट्टे कट्टे किस्म के बच्चे स्कूलों से आते थे कॉलेज के अंदर। अब लगता ही नहीं है कि ये कॉलेज का बच्चा है, या मतलब ऐसे कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा होगा या बच्ची वहाँ पे होगी। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हमारी डाइट दैट हैज़ गिवन दिस इम्पैक्ट, माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन उस वक्त होती है, मैं बीइंग द वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, कि जो ख़वातीन हैं हमारे इस मुआशरे के अंदर, दे आर वेरी मच डिप्राइव्ड। और एक मैं यूज़ करता हूँ कि ख़वातीन को शौक़ भी ज़रा हीरो बनने की खातिर कि फ़लाँ को दे दिया, सेक्रीफाइस की खातिर बड़ा, मतलब ये जब ताजदार नामदार आ जाते हैं, पहले सबसे पहले खामन साहब वो हो गए जी, उनके लिए सबसे अच्छा होना चाहिए। फिर वो जो एक आधा बेटा होता है, 2 होते हैं, फिर बेटे के होने चाहिए, फिर उसके बाद बेटी है तो चलो उस बेचारी को कुछ में अगर कुछ बच जाएगा तो फिर एवरेज घर के अंदर फिर वो माँ जो है खातून जो वो। एंड नाउ व्हेन अ वुमन इज़ प्रेग्नेंट, जब उसको चाहिए, उसको क्या चाहिए? उसको ज़हनी सुकून चाहिए, ज़हनी सुकून चाहिए, उसको अच्छी डाइट चाहिए। वो हम नहीं देते, हम दे नहीं पाते समहाउ। और ख़वातीन भी अपना, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया था कि 24 घंटे के अंदर अगर कभी आप इवन अपनी ज़िंदगी में देख लीजिए, मतलब जो एक वेल ऑफ किस्म के मॉडरेट लोग हैं, तो उन्होंने भी ऐसा कि बहुत कम ख़वातीन मिलेगी कि जो कि एक्सरसाइज, डोंट से अबाउट द जिम एंड सो ऑन, एक्सरसाइज जो वॉक करती हैं या घर में कोई वर्जिश करती हैं। महीना हम बना रहे हैं अभी, मतलब ब्रेस्ट कैंसर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंटली कह के हम थक गए कि खुदारा अपना ख्याल करें और हॉस्पिटल्स के अंदर जाएँ तो अगेन ड्यू टू डाइट एंड हैबिट्स ब्रेस्ट कैंसर किस कदर मत बढ़ गया है, कैंसर जितना वैसे अदरवाइज बढ़ गया है। और कल जैसा कि हम दिन मना रहे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस की खातिर, येस्टरडे वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ द ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हैविंग सेड कि ये जो हमारी माल न्यूट्रिशन दैट हैज़ टर्न्ड अप इनटू अ स्टंटिंग ग्रोथ, और जब तक मिन हैसुल कौम और बहसीयत स्टेट, रियासत, मैं जिम्मेदारी, नॉट द गवर्नमेंट बट द रियासत, जब तक हेल्थ को अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर नहीं लेके आएगी, जब तक इसका बजट बेहतर नहीं करेगी, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि सेहतमंद कौम ही एक सेहतमंद जो हो सकती है, जब तक हमारी सेहत ठीक नहीं है तो सेहतमंद और अच्छी कौम तो छोड़ो, कौम ही नहीं आप बन सकते। यू कैन नॉट बी अ नेशन एट ऑल। और उसके लिए जो ज़रूरी है यही वाली चीज़ें हैं कि बच्चों को स्कूल के अंदर हम दूध दें, बच्चों को अंडा खिलाएं, अगर घरों के लिए अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब, जो लोग अपने बच्चों के लिए जिस तरह मर्जी ये चीज़ें अरेंज कर लेते हैं ना, आपको प्योर चीज़ें कहीं से मिलती भी नहीं है, हर चीज़ में तो मिलावट है। ये मैडम देखें, ये एक दूसरा इशू है, ये अब आपकी जो मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ हैं उनका इशू आता है, या मेरी मॉरल की वैल्यूज़ के साथ। लेकिन मॉरल मतलब कह लेते हैं हम लोग, लेकिन मोरालिटी के ऊपर चीज़ें ठीक नहीं हुआ करती जब तक रूल ऑफ लॉ बाय द लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ उसके साथ नहीं होगी। अब ये रेडियां और ये तूफान बदतमीजी देखते हैं, क्या मतलब वो जो ऑफिसर है उनको नजर नहीं आता? बिल्डिंग जब बनती हैं तो क्या उनको नजर नहीं आता कौन सी इंक्रोचमेंट हो रही है? तो ये इनडिफरेंट एटीट्यूड। अभी मतलब देख रहे शौकत खानम के सामने वाली सड़क है, एक तूफान बदतमीजी है। जब ये प्लानर बना रहे थे, टाउन प्लानर, तो क्या उनको पता नहीं था कि इतनी यहाँ पे आबादी आएगी, इधर ये कुछ होएगा? आगे और गुजर जाएं तो सड़कें जब मतलब बिल्कुल सत्यानाश होएगा, फिर इनको ख्याल आएगा जिसमें अंडरपास ना बना दिया जाए। सो आइदर दे डोंट हैव द विजन, जिसके लिए मैं पहले ये समझता था कि, लेकिन अब मुझे जो आया मोर के इस हिस्से के अंदर आके उनको सब कुछ पता है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द किकबैक्स। अपने लिए करेंगे, फिर आने वाली अपनी नस्लों के लिए वो करके छोड़ जाएंगे कि वो आएगा तो आके वो उसको पूरा करेगा। सो दिस इज अगेन कमिंग टू द ह्यूमन बॉडी। अगर हम इसको कन्वर्ट करके देखें तो बिल्कुल मैडम वैसे ही आता है कि जब माँ प्रेग्नेंट है उसको ख्याल रखना चाहिए, उसके इन लॉज को ख्याल रखना चाहिए। नहीं, एक भले वक्तों में होता था कि बच्ची जब प्रेग्नेंट होती थी तो मापे ले आते ऐसे, that used to be a feature.
द रीज़न बीइंग कि जो माँ अपनी बेटी का ख्याल रख सकती है, गालिबन वो अपने इन-लॉ जितने भी अच्छे हो जाए, मैं खुदा न खास्ता वो नहीं कह रहा कि उसमें ख्याल नहीं रखते होंगे, बिल्कुल ख्याल रखते होंगे, लेकिन उस बच्ची को ख्याल रखने के लिए, एंड दैट ऑल वाज अबाउट न्यूट्रिशन। जो नानियाँ दादियाँ वो बनाती थी, उसके साथ कोई पंजीरियाँ बनी हैं, कोई और बनी है, मतलब ऑल द विटामिन्स, ऑल द प्रोटीन्स जो उसको मिलना चाहिए वो उसके साथ बच्ची को फराहम किया जाता है। एंड दैट वाज द रीज़न कि मैल न्यूट्रिशन और ये स्टंटिंग ग्रोथ जिसका आप मतलब कंसर्न रखते हैं कि कद छोटे वाले, वो ऐसे बच्चे नहीं थे, होते थे वो बच्चे कुछ कदरे ठीक ही थे, आल दो मतलब गंदे मंदे गलियों वाले फिरने वाले थे, लेकिन ये वाला उनके साथ बन गया। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और वो लोग जो कि हमसे बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किए कि जब सो के उठते हैं तो जी उनके शोल्डर में दर्द होती है, और बजाय कि वो फ्रेश फील करें, जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी जाना होता है, दफातर आना होता है, वो बहुत थका थका महसूस करते हैं। तो सोने का प्रॉपर आपका पोस्चर क्या होना चाहिए? बहुत सारे लोग जो हैं वो हार्ड पिलो लेके सोने को प्रेफर करते हैं, सॉफ्ट पिलो। इस पर हम डिस्कस करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर तहमीना की तरफ मैं चलूँगी। हमारा सोने का पोस्चर कितना मैटर करता है? अक्सर हमारे साथ भी होता है, सो के उठो तो बजाय आप फ्रेश फील करने के, बहुत ज़्यादा सो के भी, तो वो क्योंकि आप ठीक तरह से सोते नहीं हैं, शोल्डर आपका और गैप जो इतना आ जाता है, पिलो आप उस तरह से लेके सोते हैं। प्रॉपर किस तरह से आपका सोने का पोस्चर? दो चीज़ों पे आपकी फ्रेशनेस डिपेंड कर रही होती है कि आप कितनी देर तक सोए हैं, किस टाइम पर सोए हैं, और आपने पिलो या जो भी आपका मैट्रेस है आपने कैसा यूज़ किया है। ठीक है, पहली बात है कि बॉडी आपकी एडजस्ट कैसी हुई है। कुछ लोगों को शुरू से आदत होती है सख्त जगह पे सोने की, अगर किसी दिन या उनकी रूटीन चेंज हो जाए और वो नरम जगह पे सोएं तो उनकी बॉडी ऐसे ही पेन करती है, क्योंकि एक हैबिट डेवलप हुई हुई है। इसी तरीके से जिनको नरम जगह पे सोने की आदत है, वो अगर अपना चेंज करें सोने के लिए मैट्रेस वगैरह, तो उनको इस तरह से पेन होती है। दूसरी बात है, आपने कहा कि क्या हमारे पिलो की विड्थ वगैरह होनी चाहिए। उसमें यह है कि आपका एक क्राइटेरिया सेट है कि आपकी ईयर लोब और ये शोल्डर के दरमियान जितनी विड्थ है, यानी कि जितना इसका बनता है फासला, उतनी ही आपके पिलो की विड्थ होनी चाहिए, यानी जितना गैप आपके जितना ये गैप। ठीक है, अगर आप साइड लाइन में लेट रहे हैं, करवट से लेट रहे हैं, तो उसमें आपको तकिया जो यूज़ करना चाहिए वो इतना ऊंचा होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो वो जो दबने वाली साइड है स्पाइन की, उसको इफ़ेक्ट करेगा, और मसल्स फिर अल्टीमेटली जो रात भर स्ट्रेच रहे हैं उनमें भी पेन होगा, और जो रात भर कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं उनमें भी पेन होगा। ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि आपका तकिया किस तरह का है, आप हर बंदे के लिए डिफरेंट है। और फिर वही चीज़ आ जाती है कि आपकी हैबिट क्या डेवलप हुई है। मैंने ये देखा है कुछ लोग बिल्कुल पिलो यूज़ ही नहीं करते, लेकिन वो ठीक उठते हैं, सुबह उठते हैं। अगर वो यूज़ कर लें तो वो डिस्टर्ब, ये आपकी रूटीन की बात है, आपकी बॉडी ने क्या हैबिट जो है वो अडॉप्ट की हुई है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है। यानी हम एक क्राइटेरिया को सब पे नहीं फिक्स कर सकते हैं कि आप सब। वही बात आ गई कि हैबिट किस तरह की डेवलप हुई है। दूसरा ये है कि आप कितनी देर सोए हैं, और आप सोए हैं तो आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड थी वो क्या थी, आप परेशान सोए हैं या कोई टेंशन आपकी लाइफ में चल रही है, उन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि बंदा सो के उठता है उसको लगता है मैं सोया ही नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि आपकी हेल्थ स्टेट, जो मेंटल हेल्थ स्टेट है वो क्या है। तो ये मल्टी फैक्टोरियल एक चीज़ है जो आपकी बॉडी को और आपके मसल्स को इफेक्ट कर रही होती है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें कि पिलो सिर्फ सही लेने से सब चीज़ें बेहतर हो जाएं, तो नहीं, आपकी हैबिट, आपकी स्टेट ऑफ माइंड, आपकी मेंटल हेल्थ में इस वक्त लाए करें, और फिर उसके बाद प्रॉपर नींद भी आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करती है। हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, हमारे पास कम है। मैं डॉक्टर साहब से बहुत सारी चीज़ें पूछ रही हूँ। डॉक्टर साहब, मैसेज आपका चाहिए देखने वालों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की गुफ्तगू का मकसद ये था कि जो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं हड्डियों की दर्द की वजह से, और हमने विटामिन डी की कमी पर भी बात की। ओवरऑल आप इसको माइंड अप कैसे करेंगे, क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं जो एक शॉर्ट मैसेज के हवाले से कि एक जो नफ्सियाती आपके मसाइल हैं, ये समझ लेना चाहिए कि आपके परेशान होने से ये हल नहीं होते। एवरीबॉडी हैज़ टू बी पार्ट ऑफ एन एक्टिव पार्टिसिपेशन, जैसे अभी जो डॉक्टर्स के लिए हुआ है, एमडी कैट का इशू हुआ है, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो आप अपने राइट्स वो हासिल नहीं कर सकते हो। कल कैबिनेट के अंदर भी जो हुई, काबीना के अंदर एक इनका जो पार्लिमानी कमेटी का फेडरल का है, उसमें भी ये इशू उस वक्त आया जब लोगों ने इसको एजिटेट किया। तो अपनी सेहत की खातिर जब तक आप हिलजुल नहीं करेंगे, जब तक आप अपने नफ्सियाती जो है, अभी जो नींद का तस्करा कर रही थी, मसाइल अपनी जगह, लेकिन अपनी सेहत को बेहतर रखने की खातिर आपको डाइट और अपनी लाइफस्टाइल जो है, जो कि आपके इख्तियार के अंदर है, उसको जब तक आप चेंज नहीं करते हो,
इट इज़ इमैटीरियल वेदर यू आर ऑन अ मैट्रेस, ज़मीन पे सो रहे हो या किसी चारपाई पे सो रहे हो, लेकिन इफ़ यू हैव अ पीस ऑफ माइंड, और उसके साथ, और फिर ये नहीं है कि लेटे और मोबाइल ऐसे 3-4 हज़ार रुपये वाले लेके और सारी रात को वो कर रहे हो, देख रहे हो, और फिर समझते हो जी हमें नींद पूरी नहीं होती है, ये खिंचाव है मसाइल। तो अपने लाइफस्टाइल को इन अ शॉर्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल दी आपके नाजरीन को कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर करें, और जो ये खाम खा की ऐसे ली हुई हैं जहनी मसाइल, उनसे भी दूर रहने पर बिल्कुल ज़हनी सुकून और लाइफस्टाइल आपको जो है अपना एक्टिव बनाना है, फिर आप इन तमाम मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तहमीना आपका। डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हमने ब्रेक से पहले बात की कि किस तरह से विटामिन डी की कमी जो है हड्डियों को मुतासर करती है, और वो लोग जो कि हड्डियों के दर्द की वजह से परेशान रहते हैं। अब वो लोग जो कि एक्सरसाइज भी करते हैं और वॉक भी करते हैं और योगा भी रूटीन का हिस्सा है, वो लोग भी कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं कि जी हड्डियों में दर्द रहता है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो आप ख़राबी कर रहे हैं चीज़ों में। अगर तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोई ना कोई गलती आप कर रहे हैं बीच में, तो वो एक्सपर्ट से ज़्यादा बेहतर तो कोई नहीं बता सकता। सुलाफे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी तरफ हम चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। मैंने जैसे कि जिक्र किया कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी एक्सरसाइज भी हम कर रहे हैं और उसके बाद भी थकावट फील हो रही है। एक्सरसाइज तो फ्रेश कर देती है, बिल्कुल आपको एनर्जेटिक करती है। ज़्यादातर इसका ताल्लुक आपकी मेंटल स्टेट से होता है कि आपको सजेशन आप अपने आप को क्या देते हैं। सबसे पहले एक सजेशन अपने आप को सब ने देना है, आई एम ब्लेस्ड, या खुद को कहें आई एम हैप्पी, आई लव लाइफ। बिकॉज हम कहते हैं ज़िंदगी कितनी बोरिंग है, एक्सरसाइज कितनी बोरिंग है। तो जब आपका दिमाग ज़्यादा सोचने लगे और आपको बॉडी एक्स होने लगे, आप रिलैक्स नहीं हो रहे, तो एक चीज़ याद रखें, आपकी पिंकी फिंगर पर एक पॉइंट होता है, उसका आपने मसाज करना है। उसी टाइम आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। जब ओवर थिंकिंग कम होगी, आप रिलैक्स होना शुरू होंगे, तो बॉडी में जो पेन हो रहा था या कमज़ोर फील कर रहे थे और आप एनर्जेटिक नहीं थे, तो वो आपकी एनर्जी रिवाइटलाइज होना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक स्पिरिट गेट इसको भी कहते हैं, यहाँ इस पॉइंट में आपके रिस्ट के इस साइड पर आपने डोमिनेंट हैंड से इसको प्रेस कर सकते हैं। यहाँ अगर आप इसको प्रेस करके कुछ देर रखते हैं, 30 सेकंड से 1 मिनट तक, आप देखेंगे कि आपको फौरन फर्क आने लगेगा आपकी मेंटल स्टेट, यानी इट्स ऑल इन योर माइंड। जो आप सोचते हैं वो आप बनते हैं, जो आप खाते हैं वो आप बनते हैं, आपकी वही फिजिकल एग्जिस्टेंस बनती जाएगी। आप जब रिलैक्सेशन की हम बात करें तो उसके अंदर आपको क्या स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, जितनी भी स्ट्रेचिंग आपकी हार्ट ओपनिंग करती है, यानी आप अपने हाथों को पीछे इस तरह से लॉक करेंगे, लॉक करते आपने पीछे देखा, अपनी नेक को ऊपर कर लिया, नेक को ऊपर करने के बाद स्लाइड सा आप झुकेंगे। अगर सायाटिका का इशू है तो आप बहुत ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, तब आप इसको परफॉर्म करते हुए ज़रा ध्यान करें, एहतियात करें। अदरवाइज स्मूथली कर रही हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी से आगे आ जाते हैं, जल्दी से पीछे चले एक चीज है, जितना आसन स्लो होगा उतना आप में पेशेंस आएगा और उतना वो सही परफॉर्म करेंगे, उतना ही वो इंटेंस होगा। जितना आप जल्दी करेंगे, आप में इंजरी के चांसेस खुदा न खास्ता उतने ही बढ़ जाएंगे। इसी वजह से इसमें आपकी बैक स्ट्रेट रहना बहुत जरूरी, ना आर्च होगा ना हंच होगा। अब अगर आप मैट पर आ जाए, जो हमारा फेवरेट काम होता है कि बैठ कर कोई एक्सरसाइज हो, तो बैठ कर आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अब जिस तरह बात हो रही है कि आपकी बॉडी में भी वो प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं, सिम्टम्स शो करती है आपकी बॉडी, चाहे वो स्ट्रेस हो या आप चाह रहे हो रिलैक्सेशन हो, तो आप थक गए हो, आपने क्या करना है, कैट एंड काउ सीटेड होगा, आपने इनहेल किया, बैक को आर्च में लेकर जाएंगे, यानी इनहेल यहाँ, और उसके बाद जब मैक्सिमम जितनी पीछे, बिल्कुल जितनी पीछे लेके जा सकते हैं। अगर सर्वाइकल से रेलेवेंट कोई इशू है तब आप इसको थोड़ा सा एहतियात से करेंगे, और एक्सेल करते हुए आप अपने कोर को स्क्वीज करेंगे और बिल्कुल पीछे चले जाएंगे। अब इससे ये होगा कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सही से जाएगी और आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। इम्यूनिटी बेहतर होगी तो आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। साथ ही आपने दोबारा से एक बार फिर से इस चीज़ को दोहराया, आप स्लो स्लो इसको करेंगे और 10 से 12 की साइकिल आप इसकी कर सकते हैं और 2 से 3 मिनट तक आप इसको दोहरा सकते हैं। माउंटेन पोज यानी कि योगा जो है वो नेचर से ही लिया गया है, तो माउंटेन की शेप में आप बिल्कुल जाते हो, यहाँ आपने अपने हाथों को रोक लिया, रोकने के बाद आप स्ट्रेच आउट करोगे जितना आप कर सकते हो। अब इससे ये होगा कि कई दफ़ा हमारी बॉडी स्ट्रेस से या बहुत सोचने की वजह से भी, या वो लोग जिनको जॉइंट पेन का इशू है, उनकी हड्डियां या जो भी उनको लगता है स्टिफनेस है हमारे जॉइंट्स में, इससे आपके जॉइंट्स जो हैं वो ठीक होना शुरू होंगे और आपने रिलैक्स वापस इस चीज़ को इसी तरह रिलीज कर दिया। अगेन इनहेल किया और कुछ देर आपने यहाँ पर अपना सांस रोकना है, रोकने के बाद रिलैक्स वापस एक्सेल
थ्रू योर माउथ, ये चीज़ करेंगे। इसके अलावा हमारा जो एक वज्रासन होता है, वज्रासन में भी आप जब आते हो तो आपकी पूरी बॉडी इसके अंदर इंगेज होती है, यानी कि आपकी थाइज, अगर आप टोनिंग की भी बात करें, आप रिलैक्सेशन की बात करें, आप गट हेल्थ आपकी, जब आप रिलैक्स नहीं होते तो आपकी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। आपने क्या करना है, अपने हाथ आपने अपनी नेवल पर रखे, नेवल पर रखने के बाद आपने स्लोली आगे जाना है, लेकिन आपकी नेक ऊपर को होगी, आप बिल्कुल आगे को इस तरह से झुक जाएंगे जितना आप आगे जा सकते हैं। वो तमाम लोग जिनको बेली फैट का थोड़ा सा इशू रहता है या वो कहते हैं कि ब्लोटिंग है, वो इस चीज़ को ट्राई करें। वाहिद ये आसन है जो आप खाने के फ़ौरन बाद कर सकते हैं, वज्रासन। अदरवाइज कोई एक्सरसाइज खाने के फ़ौरन बाद आप नहीं कर सकते। अगर आपको डाइजेशन का भी इशू आ रहा है, आपको लग रहा है ब्लोटिंग हो रही है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में आते हो, बॉडी रिलैक्स नहीं होती, जितने इश्यूज आपको गट से रेलिवेंट होंगे वो आना शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाएगा। एक दफा दोबारा से हमारे नाज़रीन को आप करके दिखा दें। बिल्कुल। और कितनी देर के लिए आपने स्टे करना? आपने वहां पर स्टे सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड्स या 5 ब्रेथ्स तक आप कर सकते हैं, यानी कि आपने अपने हाथ नेवल पर रखे और थोड़ा सा इसको प्रेस किया अपने कोर को। अब यहाँ आप जैसे ही गए इस पोजीशन में आप ठहरोगे और आपने 3 काउंट, यानी 3 काउंट और वापस आए एक्सेल करते हुए। ओके। अब इससे ये होगा कि जो एनर्जी आपको लगता है कि आपकी चली गई है या आपने एक्सरसाइज की है और आप थक गए हो, वो रिवाइटलाइज होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न उस पर गौर कर रहे हैं। जैसे ही आप सही से ब्रीदिंग करना शुरू करेंगे, वहीं आपके प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू होंगे। वही चीज़ आप स्टैंडिंग पोजिशन में भी कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आप सीटेड भी कर रहे हो तो आपको फील होगा कि जितने लोग भी जिनकी आदत होती है ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस ले रहे हैं, बॉडी एक्स है, कुछ भी, उनका ये एरिया स्टिफ रहता है। बिल्कुल। उनसे अगर ये पूछो तो सबसे पहले वो इस एरिया को पकड़ते हैं कि यहाँ दर्द है। आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से अपनी नेक पर हाथ रख के इसको एक दफ़ा इस साइड पे और इन दिस साइड। अब ये आप 10 से 12 दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन आप कोई सपोर्ट लें तो बेहतर है, यानी बगैर सपोर्ट के यहाँ हाथ रखिए, बगैर आप गर्दन को मूव मत करें। और जब भी गर्दन की कोई भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप बात नहीं करेंगे और आप बैठे होंगे, आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, बिकॉज आपको चक्कर आने लगता है। बिल्कुल रिलैक्स फील हो। तो ये आपको थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। बाकी चीज़, अगर आप चाइल्ड पोज कर सकते हैं तो वो हर चीज़ का इलाज है। अगर आप ये देखें तो 1 मिनट तक अगर आप इस पोज में होल्ड करते हैं तो आप में बैलेंस आता है और आपकी बॉडी में जितने भी फिजिकल इमोशनल इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। इसमें आप रहेंगे। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आपने अपने हाथ यहाँ रख लिए, यहाँ रख के आप आगे को झुक गए, या इनको आप मूव कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से आप रिलैक्स नहीं है और आपके सर में दर्द है, तो आप इसी के अंदर रहते हुए अपना जो सर है उसको इस तरह से यहाँ इसके लिए आपको स्टे भी करना है या आपने अपने हाथों को मूव करते रहना है? मूव कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। अगर मूव करेंगे तो साथ ब्रीदिंग पर गौर करते रहेंगे, और अगर आप स्टे कर रहे हैं तो उसके बाद आप कोशिश करें एक्सेल आप पूरा करें, बिकॉज हम अक्सर सांस लेते हैं बिल्कुल यहाँ से, तो वो पूरी ऑक्सीजन आपके अंदर नहीं जाती। जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो सिस्टम जो है वो आपका क्लीन नहीं होगा, तो वो टॉक्सिक सा रहेगा। तो उसका आपने ख्याल रखना है कि वो उसको किस तरह से आप सॉल्व करते हैं। बाकी सिर्फ ये कोई भी चीज़ आप ये याद रखें, वेट लॉस इशू हो या कुछ भी हो, ये चीज़ आप रिंग फिंगर और इसको प्रेस करें। एक तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे, वेट भी रिड्यूस होगा, और आप इस पोस्चर में अगर बैठे भी रहेंगे और सुकून से सिर्फ इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल फ्रॉम योर माउथ एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सेल थ्रू योर माउथ। जब आप ये चीज़ करोगे आप रिलैक्स होना शुरू हो जाओगे, आपकी सोच चलना शुरू होगी अच्छे तरीके से। अच्छा, आपकी बैक पोजीशन इसमें बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए? बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, कोई भी योगा के पोजेज हैं, उसमें बैक कभी भी झुकती नहीं है, इसीलिए आपको ये बैलेंस देता है, बिकॉज आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। जितने लोग अपनी बैक को स्ट्रेट रख के बैठते हैं वो ज़्यादा देर तक यूथफुल रहेंगे। हाँ, अच्छा, अभी हमारे साथ डॉक्टर अशरफ निजामी थे जिन्होंने कहा कि आपका रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, कुछ भी हो रहा। अब ये चीज़ है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं, योगा करें, माइंड में आपके कुछ चल रहा है। अच्छा, जैसे ही चलना शुरू हो से कैंसिल 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 3 टाइम्स मेंटली। उसी टाइम वो थॉट के साथ जो इमोशंस जुड़े हुए थे, जो उसको ज्यादा इंटेंस बना रहे थे, वो अलग होना शुरू होंगे, डीक्लटर होना शुरू होंगे। आप फिर से एक्सरसाइज की तरफ फोकस करना शुरू कर देंगे। क्योंकि हम अगर मुसलसल कुछ सोच रहे हो और अगर कोई हमारे पास टेंशन है बहुत सर पे कि मैंने ऑफिस जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, तो फिर आपकी एक्सरसाइज, वो कराटे चॉप याद रखें उस टाइम। ये आपका पॉइंट होता है जब आपको एंजाइटी हो रही है ऑफिस की, एग्जाम की, किसी भी चीज, बच्चों को भी आप ये पॉइंट बता सकते हैं। इस पर टैप करना है डोमिनेंट हैंड से, आप टैप करते रहेंगे
थोड़ी देर के बाद आपकी मेंटल स्टेट जो आप भाग रहे थे, सोच का लूप था, एक सोच के बाद दूसरी सोच, टेंशन हो रही क्या होगा, उसी टाइम आप रिलैक्स हो जाएंगे और अपने आप को कहें कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। बहुत जबरदस्त आपने बात बताई और ये चीजें बंदे को एक्टिव भी रखती हैं और आपकी परेशानी भी गायब हो जाती है। थैंक यू सो मच सलामा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।